हेलो हाय वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो रहेगा ह्यूमन एनाटॉमी यानी कि मानव शरीर संरचना के ऊपर। इसमें बहुत सारे टॉपिक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिससे कि कोशिका हो गया, अस्थि पंजर से रहेगा, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र से उत्सर्जन और परिसंचरण, इन सब टॉपिक से मिला करके आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो क्लास को पूरा देखिएगा तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हो। आपसे पहला ही क्वेश्चन बन जाता है कोशिका के ऊपर, यानी कि शरीर रचना की वह इकाई जिससे मानव शरीर की रचना हुई है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए है कोशिका, बी ऑप्शन है ऊतक, सी ऑप्शन है अंग, डी ऑप्शन है तंत्र। यानी कि आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि आपकी जो शरीर की बनावट है उसमें सबसे छोटी जो रचना होती है, इकाई होती है, वो क्या होती है, यही आपसे पूछा गया है। तो आप बहुत दिन से पढ़ते आ गए हो कि आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। कोशिका से मिलकर ही आपका क्या बनता है, पूरा शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पहला का राइट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आपसे पूछता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं। ऑप्शन ए है मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में, ऑप्शन सी है मानव शरीर के प्रजनन तंत्र के अतिरिक्त भाग में, ऑप्शन सी है दांत में, ऑप्शन डी है किसी भी नहीं। आपको बताना है कि जो अर्धसूत्री कोशिका होता है उसका जो विभाजन होता है कहाँ पे होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो वो क्या कहाँ पे होता है, मानव की जो प्रजनन तंत्र होती है मानव शरीर की, वहाँ पे कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, ये आपको वैसे भी क्वेश्चन का आंसर बिना पढ़े ही लगा सकते हो कि जो कोशिका की विभाजन होता है अर्धसूत्री में, वो मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका दूसरा का यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट हो जाता है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, कोशिका के समूह को कहते हैं, यानी कि जो कोशिका आपका उस कोशिका के समूह के पूरे समूह को क्या कहा जाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ये है पहला ऑप्शन है अंग, दूसरा है ऊतक, बी ऑप्शन है तंत्र, डी ऑप्शन है कोई नहीं। आपको बताना है कि जो कोशिका का पूरा समूह होता है वो क्या होता है, यही आपसे बताएगा। तो कोशिका का जो समूह होता है वो कहलाता है आपका ऊतक कहलाता है। ठीक है, चलते हैं तीसरा का हमें बी ऑप्शन इज द राइट आंसर मिलता है। जो भी बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसने कर दिया हो उनको बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में ऊतक के प्रकार कौन नहीं है, आपसे पूछा गया है। क्या ये उपकला है ऑप्शन, बी ऑप्शन है संयोजी है, सी ऑप्शन पेशी, डी ऑप्शन है लाल रक्त कण। चलिए बताइए कि ऊतक के प्रकार कौन नहीं। देखो क्वेश्चन जो होता है ना मानव शरीर का, जैसे आप पढ़ते हो होम साइंस में चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया या फिर आपका टेक्सटाइल हो गया, इन सब से क्वेश्चन जो लॉजिकल बनते हैं, यानी कि आपको तर्क से बताना पड़ता है। लेकिन जो मानव शरीर का हो गया या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट जो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो अगर आपको याद रहेगा तभी बता पाओगे। उसमें कोई समझाने वाली या फिर कोई तुक्का लगाने वाला आपको ऑप्शन नहीं समझने ढूंढना पड़ेगा। अगर आप इस वाले टॉपिक को, जैसे कोशिका हो गया, प्रजनन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र होगा, ये सब जो टॉपिक होते हैं अगर आपने पढ़ा है तभी उस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हो। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हो तो आप कतई नहीं दे सकते। ये लॉजिकल वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, यानी कि तर्क करने वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं कि आप तर्क लगा के क्वेश्चन को आंसर दे, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आपसे पूछा कि ऊतक का प्रकार कौन है, यानी कि तीन है जो आपके ऊतक के प्रकार है, एक ऐसा है जो ऊतक के प्रकार में काउंटिंग नहीं होता है। बताइए कि ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। आपको फटाफट से चौथा का बताना है। तो आप चौथा वाला ऑप्शन क्या बताएंगे, जो आपका लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि जो आपके खून वाली होती है ना, जैसे प्लेटलेट्स हो गए, लाल हो गए, सफ़ेद रक्त कणिकाएं, ये उनमें से टॉपिक से ये आपका नहीं होगा। लेकिन उपकला, पेशीय, संयोजी ऊतक, ये कितने होते हैं, ऊतक के प्रकार में काउंटिंग होते हैं। तो हमारा फोर्थ का डी ऑप्शन राइट हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, वैसा मजबूत ऊतक जो कान और नाक के रास्तों में ढील की हड्डियों के बीच में तथा रीढ़ की हड्डियों के बीच में तथा लंबी हड्डी के सिरों पर पाया जाता है, वह कहलाते हैं। ऑप्शन ए है उपास्थि, बी ऑप्शन है वसीय ऊतक, सी ऑप्शन है लसिका, डी ऑप्शन है कोई नहीं। आपसे ये पूछा गया है कि वैसा मजबूत ऊतक है जो आपके कान और नाक के रास्तों में रीढ़ की हड्डियों में, ठीक है, जो आपके कान होती है, नाक और जो आपके रीढ़ के पीछे की हड्डियां होती हैं, उनके बीच की लंबी हड्डियों के सिरों पर पाया जाने वाला हड्डी होता है, उसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप उसे क्या बताएंगे, आप उसे बताएंगे उपास्थि कहते हैं। ठीक है, आपका 5 का ए ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कि
मनुष्य के सचेतन नियंत्रण के बिना कार्य करने वाला तथा आंतरिक अंगों में पाए जाने वाला ऊतक कहलाता है। ऑप्शन ए है लसिका, ऑप्शन बी है अनैच्छिक, ऑप्शन सी है हृदयी, ऑप्शन डी है ऐच्छिक। आपको बताना है कि मनुष्य के जो सचेतन नियंत्रण के बिना कार्य करने वाला तथा आंतरिक अंगों में पाए जाने वाला ऊतक जो होता है क्या कहलाता है, आपको यही बताना है। 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आप क्या बताएंगे, ये अनैच्छिक पेशियां होती हैं। ठीक है, जो आपके आंतरिक अंगों में होती हैं वो कैसी होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। ऐच्छिक नहीं होती, ऐच्छिक वो होती हैं जिस पे आप कंट्रोल कर सको, अनैच्छिक वो होती है जिससे आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका जैसे आपका ब्लड बहता है तो आप उसे रोक नहीं सकते हो ना, आपकी जो हार्मोन निकलते हैं उससे तो आप रोक नहीं सकते। आपकी हार्ट बीट चलती है, ठीक है, आपका श्वसन चलता है तो आप इससे अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते हो ना, ये तो अपने आप चलती है, तो ये ऐच्छिक हो गई। ठीक है, जो आपके नियंत्रण के बिना कार्य करने वाली होती है, जो भी आपके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो आपका 6 का बी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले अगर कोई बच्चा नया है तो उनसे चैनल सब्सक्राइब करने को कहा जा रहा है, तो प्लीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन ये है 7वां कहता है ऑप्शन कि मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाए जाने वाला ऊतक कहलाते हैं। ऑप्शन ये है स्नायु ऊतक, बी ऑप्शन है ऐच्छिक, सी ऑप्शन है पेशीय, डी ऑप्शन है उपकला। आपको बताना है कि जो आपकी मस्तिष्क होती है और आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती हैं उसमें पाए जाने वाला जो ऊतक होता है क्या कहलाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट से बताइए तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्नायु ऊतक कहा जाता है। उसे ऐच्छिक, पेशीय ये सब उपकला नहीं कहा जाता है, उसे स्नायु ऊतक कहा जाता है। तो आपका 7 का ए ऑप्शन राइट हो जाता है। अब 7 से 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है कि विभिन्न ऊतकों के समूह को कहते हैं जो विभिन्न अंगों के समूह को कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो ऊतक के समूह होते हैं उनके विभिन्न अंगों का जो समूह होता है तो वो क्या कहलाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है क्या वो तंत्र कहलाता है, क्या वो कोशिकाएं कहलाता है, या फिर सी ऑप्शन रक्त कण कहलाता है, डी ऑप्शन कोई नहीं। आपको बताना है कि जो विभिन्न ऊतकों के समूह होते हैं और जो विभिन्न अंगों का समूह होता है उसे आप क्या कहेंगे। आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है तो आप बताओ, उसे कहा जाता है अंग तंत्र कहा जाता है। ठीक है, यानी कि तंत्र भी लिखा है, अंग तंत्र तब भी आप लगा सकते हो। तो 8 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या था आपके पास। देखिए अब क्वेश्चन क्या कहता है, अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है तो आप क्या बताना, आप बताना कि ऊतक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऊतक के समूह को क्या कहा जाता है तब आप बताना कि उसे अंग तंत्र कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर आपका हो गया होगा। 9th का क्वेश्चन देखिए, 9th आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सामने है क्वेश्चन ये कह रहा है कि सहारा, गति और संरक्षण देता है हमारा। ऑप्शन ए है कंकाली तंत्र, ऑप्शन बी है पेशीय तंत्र, ऑप्शन सी है नाड़ी तंत्र, ऑप्शन डी है श्वसन तंत्र। यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि आपका पूरा शरीर है तो पूरे शरीर को आपको सहारा देता है, गति भी देता है और संरक्षण भी देता है, तो आपके शरीर का वो क्या भाग कहलाएगा। तो वो आप ऐसे भी जान सकते हो कि कंकाल तंत्र। आप कंकाल के तंत्र के बिना आपका पूरा शरीर खड़े नहीं हो पाएंगे, आप ऐसे लूज सा हो जाओगे। अगर आपके शरीर में हड्डी नहीं है तो आपका जितने सारे मांस हो जाते पूरा बैठ जाएगा, पिलपिला सा शरीर रहेगा ना। हड्डी जब नहीं रहेगी तो कैसा शरीर रहेगा। आपका गति भी यानी कि चलने फिरने में मदद भी करता है आपका हड्डी, ठीक है, संरक्षण भी करता है। तो कुल मिलाकर का 9 का जो आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि कंकाली तंत्र वाला ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए 9 के बाद अब 10 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा रहा है कि भोजन को ग्रहण करना, पाचन करना और अवशोषण करना कार्य है। ऑप्शन ए है पाचन तंत्र का, ऑप्शन बी है श्वसन तंत्र का, ऑप्शन सी है प्रजनन तंत्र का, ऑप्शन डी है पेशीय तंत्र का। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इजी लग रहे हैं, लेकिन अभी पीछे जाओगे तो आपको थोड़ा टफ लग। अभी शुरुआत में थोड़ा इजी क्वेश्चन है, जितने ही पीछे जाएंगे तो आपको क्वेश्चन कुछ अलग अलग देखने को मिलेगा। घबराइए मत कि बहुत इजी क्वेश्चन है, पीछे जाएंगे तो आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए आपको 2-3 लेवल का क्वेश्चन हल करना चाहिए, ईजी वाला, मीडियम वाला, हाई वाला, हर लेवल का क्वेश्चन देखना। क्योंकि कभी कभी हम हाई वाला तैयारी करके जाते हैं और क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में ऐसा आ जाता है एकदम लो वाला, इनकी बातें बहुत सरल, तो वहाँ पे कंफ्यूजन, क्योंकि ये इसलिए कंफ्यूजन क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होता है, बहुत दिन पहले पढ़े हुए होते आप उसको पढ़ते ही नहीं कि चलो हमें तो याद है बहुत इजी इसको क्या पढ़ना कि आपकी सबसे शरीर की छोटी इकाई कोशिका होती है, कोशिका से आपका ऊतक बनता है, ऊतक से अंग तंत्र बनता है, ये सब याद करने वाली कोई चीज़ नहीं, लेकिन करना चाहिए। जब एग्जाम पास है तो हर लेवल का आप तैयारी करो, हर लेवल का क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्योंकि वही छोटा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, 1 नंबर 2 नंबर से ही आगे पीछे कोई रहता है, तो कुछ भी आपके सामने आए उसको करते जाइए। देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि भोजन को ग्रहण करना,
पाचन करना और अवशोषण करना कार्य है। ऑप्शन ए है पाचन तंत्र का, बी ऑप्शन है श्वसन तंत्र का, ऑप्शन सी है प्रजनन तंत्र का, ऑप्शन डी है पेशीय तंत्र का। आप चलिए बताइए कि अगर आपका पूरा शरीर है और पूरे शरीर में आप खाना खाते हो, ठीक है, भोजन ग्रहण करते हो, आपका भोजन पाचन करता है, उसके बाद में भोजन को अवशोषण करता है, तो वह कौन सा कार्य कहलाएगा? वो कहलाएगा पाचन तंत्र कहलाएगा। ठीक है, 10वां का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि नए जीवों के जन्म में सहायता करता है। ऑप्शन ए है पाचन तंत्र, बी ऑप्शन है प्रजनन तंत्र, सी ऑप्शन है नाड़ी तंत्र, डी ऑप्शन है पेशीय तंत्र। नए जीवों के जन्म में सहायता करता है, कौन करता है? आपको ये बताना है। जल्दी जल्दी फटाफट से आप बता दीजिए कि क्या होता है। तो नए जीवों को जनन में सहायता करता है, ये आपसे पूछा गया है, फटाफट से आप बताएंगे। इसको मैं आपको होमवर्क देती हूँ, फटाफट से आप इसका राइट आंसर बताइए। हम 12वां क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि वो बहुत क्वेश्चन ईजी था। देखिए 12वां क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रजनन अंग मूत्राशय, मलाशय आदि होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ये है श्रोणीय गुहिका में, बी ऑप्शन होता है उदरीय गुहिका में, सी ऑप्शन होता है उच्छिय गुहिका में, डी ऑप्शन होता है कापालिक गुहिका में। प्रजनन अंग मूत्राशय मलाशय कहाँ होते हैं आपको बताना है। ये 3 प्रकार के जो आपके पास अंग हैं, अंग के नाम दिए गए हैं, ये आपके शरीर के किस वाले हिस्से में पाए जाते हैं? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया। आप क्या बताओगे? आप बताओगे श्रोणीय गुहिका में पाया जाता है। प्रजनन अंग मूत्राशय मलाशय ये सब कहाँ पाया जाता है? आपके श्रोणीय गुहा में पाया जाता है। 12वां का यहाँ पे आपका राइट आंसर मिल गया है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप यहाँ पे उत्तर माला है, आप देख सकते हो। ठीक है, मैं इसका लिंक वहाँ पे टेलीग्राम पे भेज दूंगी, ये PDF आप वहाँ से क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर आपको बता रही हूँ तो वहाँ पे टेलीग्राम पे जा करके आप प्राप्त कर लेना, जो भी यहाँ पे PDF भेजा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, अब इधर अभी तक पीछे आपने 1 से लेकर के 12 जो क्वेश्चन किया था वो कोशिका से क्वेश्चन था। अब यहाँ पे हड्डियों से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हड्डियों से संबंधित। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे क्वेश्चन ये कहता है कि एक वयस्क मानव के अस्थि पंजर में होती हैं, यानी कि एक कोई वयस्क मानव है उसके अंदर कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं? ऑप्शन ये है 206 अस्थियां, बी ऑप्शन है 106 अस्थियां, सी ऑप्शन है 306 अस्थियां, डी ऑप्शन होता है 61 अस्थियां। चलिए बताइए कि एक स्वस्थ मानव के अंदर कितनी प्रकार की हड्डियां होती हैं? कितनी प्रकार ने कितनी होती हैं ये पूछा गया है। चलिए बताइए, तो आप क्या बताओगे? आप तो शुरू से जानते हैं कि 206 हड्डियां होती हैं, तो हमारा पहला का ए ऑप्शन सही हो जाता है। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन को पढ़ने से पहले जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी नए बच्चे हैं उनको मैं कह रही हूँ, जिसने कर लिया है उनको बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है कि अस्थि पंजर मानव शरीर के लगभग होती है। ठीक है, ऑप्शन ये है 5वां भाग, बी ऑप्शन है 7वां भाग, सी ऑप्शन है 10वां भाग, डी ऑप्शन होता है 20वां भाग। आपसे अस्थि पंजर लिखा है तो आप जान लेना कि हड्डियों की बात हो रही है। ठीक है, तो मानव शरीर के लगभग होती हैं, कितना होती हैं आपसे बताया गया है, तो आप क्या बताओगे? 7वां भाग होती है। ठीक है, अस्थि पंजर मानव शरीर के लगभग 7वां भाग होती है, तो आपका दूसरा का बी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए दूसरा से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है कि तीसरा क्वेश्चन अस्थियां तथा उपास्थियां जोड़ों पर जुड़ी होती हैं। ऑप्शन ये है रबर द्वारा, बी ऑप्शन होता है स्नायु द्वारा, सी ऑप्शन होता है मज्जा द्वारा, डी ऑप्शन होता है कांटी द्वारा। जो आपकी अस्थियां होती हैं और उपास्थियां जो जोड़ों पे आपकी जो हड्डियां होती हैं ना, जोड़ों पर जुड़ी होती हैं, किससे जुड़ी होती हैं ये आपसे पूछा गया है। आप बताओगी स्नायु द्वारा जुड़ी होती हैं। ठीक है, हमारा तीसरा का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्पीड से बोल रही हूँ तो मेरी स्पीड को थोड़ा स्लो कर लीजिए, तब आप क्वेश्चन को आंसर दीजिए, क्योंकि मेरे बोलने से पहले आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, 4th क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि अस्थि पंजर में अस्थि पंजर के कौन प्रमुख भाग नहीं है, यानी कि आपसे नहीं पूछा गया है तो 3 आपके हैं, एक ऐसा आपका नहीं है। ऑप्शन ये है सिर, बी ऑप्शन है दड़, सी ऑप्शन होता है अंगरांग, डी ऑप्शन होता है रक्त कण। आपको बताना है कि कौन नहीं होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आप जानते हो कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहले को कहा जाता है सिर, दूसरे को कहा जाता है धड़, तीसरे को कहा जाता है हाथ पाँव या फिर कहें अग्रांग कहा जाता है। ठीक, हाथ पाँव को ही अग्रांग कहा जाता है। तो आपका सिर मिल गया, अग्रांग मिल गया और धड़ मिल गया, तो एक क्या हो सकता है? रक्त कण आपका नहीं काउंटिंग होता है आपके अस्थि पंजर के भाग में। ठीक है, तो हमारा 4th का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछता है देखिए जरा, कौन सी अस्थियां उत्तोलक का कार्य करती हैं?
ठीक, ऑप्शन ये है लंबी अस्थियां, बी ऑप्शन होता है चपटी अस्थियां, सी ऑप्शन होता है छोटी अस्थियां, डी ऑप्शन होता है सिस्माइड अस्थियां। आपको बताना है कि कौन सी अस्थियां उत्तोलक का कार्य करती हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन है, आप बताओगे जो उत्तोलक का कार्य करती हड्डियां वो लंबी अस्थियों में होती हैं। ठीक है, चपटी, छोटी, सिस्माइड ये सब अस्थियां नहीं होती है, वो लंबी वाली हड्डियां होती हैं जो आपके उत्तोलक का कार्य करती हैं। ठीक है, तो वो आपका 5th का ऑप्शन जो होगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आपके सामने 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछता है कि कलाई की मणिबंधिका अस्थियां हैं। ऑप्शन ये है लंबी अस्थियां, ऑप्शन बी है छोटी अस्थियां, ऑप्शन सी है सिस्माइड अस्थियां, ऑप्शन डी है चपटी अस्थियां। आपको बताना है कि जो आपकी कलाई की हड्डियां होती हैं वो किस प्रकार की हड्डियां होती हैं, आपको बताना है। आप क्या बताओगे, वो छोटी अस्थियां होती हैं। ठीक है, तो आपका 6 का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले जो भी बच्चे नए हैं उनसे कहा जा रहा है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। क्यों कर लें, क्योंकि देखो यहाँ पे जो आपको क्लास मिल रहा है ना वो यूजीसी नेट का भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है, और जो टीजीटी देते हैं, पीजीटी देते हैं, एलटी देते हैं, जीआईसी देते हैं, होम साइंस से जो भी एग्ज़ाम देते हैं आप उनका भी क्वेश्चन कराया जाता है। तो जो आप टीजीटी पीजीटी देते हो वो सुबह 10 बजे जाएगा आपका क्वेश्चन, और 3 बजे जो क्वेश्चन जाएगा वो आपका रहेगा यूजीसी नेट का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आपको कभी 50 मिलेगा क्वेश्चन, कभी 100 मिलेगा, इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा क्लास आपको देखने को मिलता है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कहते हो कि जो भी आपकी डिमांडेड रहेंगी क्लास, यानी कि आप कहोगे कि इस टॉपिक का क्वेश्चन बनाओ जैसे न्यूट्रिशन साइंस, वो भी आपका अलग से पढ़ा दीजिएगा जो आपकी डिमांड रहेंगी, लेकिन पर डे आपका 10 बजे जाएगा आपका टीजीटी पीजीटी रिलेटेड क्वेश्चन, यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन रहेगा वो शाम को 3 बजे जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मेरुदंड कोष पसलियां तथा उरोसित हैं। ऑप्शन ए है खोपड़ी, ऑप्शन बी है धड़ की अस्थियां, ऑप्शन सी है हाथ पांव की अस्थियां, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। आपको बताना है कि मेरुदंड कोष पसलियां जो उपस्थित होती हैं वो होती हैं कहाँ पे होती हैं, आपको बताना। तो ये कैसी होती हैं, धड़ की उपस्थितियाँ होती हैं। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, धड़ की अस्थियाँ होती हैं। तो आपका राइट आंसर होगा कौन सा होगा, धड़ की ऑप्शियां वाला राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 7वां का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। पढ़ने से पहले जो भी बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, एग्जाम कभी भी हो सकता है, जहां से वीडियो मिले वहां से देख लो। ठीक है, ये नहीं देखना चाहिए कि कितना व्यूज आ रहा है, कितना व्यूज नहीं आ रहा है, जैसा आपको समझ में आ रहा है जिस भी चैनल से आप वहां से क्वेश्चन को प्राप्त कर लो। ठीक है, एक ही नंबर से हार और जीत होती है, कभी आप फेल नहीं होते हो एग्ज़ाम देते हो। तो इस उम्र में होगे तो कभी फेल तो नहीं होगे, लेकिन आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 6 नंबर से ही आपको सिलेक्शन रुक जाता है। तो जैसा क्वेश्चन मिले, जहाँ से मिले, जिस बुक से मिले, अगर आपसे सब्जेक्ट के रिलेटेड है तो आपको ज़रूर वो हल करना चाहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो आपकी कपाल की हड्डियां होती हैं कितनी होती हैं, यानी कि 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है कपाल में कितनी अस्थियां होती हैं। ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 206। आपको बताना है कि आपके कपाल में कितनी अस्थियां होती हैं। आप जानते हो ना कि कितनी होती हैं, 8 होती हैं। ठीक है, हम शुरू से पढ़ते आए हैं ना कितनी हड्डियां होती हैं। शरीर की बात करें तो 206 होती हैं, आपके पूरे शरीर की बात करें, और कपाल की बात करें तो कितनी होती हैं, 8 होती हैं। और यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपकी जो खोपड़ी होती हैं, खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 2 अस्थियां। 2 अस्थियां में पहला आपके, अगर हम कपाल की बात करें, पहला आपका होता है कपाल। ठीक है, पहला आपका होता है कपाल, दूसरा होता है आपका मुख। ठीक है, दूसरा आपका होता है मुख, यहाँ पे लिख देते हैं। अगर हम कपाल की बात करें तो आप जान गए हो 8। अगर हम बात करें मुख की तो आप कितना बताओगे, आप बताओगे 14। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, राइटिंग नहीं अच्छा से लिख जाता, फिर से हम लिख देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, आपको बताना है 2 होती हैं। ठीक है, 2 भागों में बांटा जाता है, पहले को कहा जाता है कपाल और दूसरे को कहा जाता है मुख कहा जाता है। ठीक है, अगर हम कपाल की बात करते हैं तो होती हैं 8, और अगर हम मुख की बात करें तो कितनी होती हैं, 14 होती हैं। तो आपका यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो गया है कि ये क्वेश्चन कैसा पूछा गया था। आपसे यहाँ पे पूछा गया कपाल कितनी अस्थियां, तो आप बताना 8 होती हैं। अगर मुख पूछा जाता तो आप कितना बताते, आप बताते 14 बताते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। अब है आपके पास क्वेश्चन 9th नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है।
9 नंबर का क्वेश्चन आपसे कहता है कि मेरुदंड किससे जुड़ी होती हैं तथा किसे सहारा देती हैं। ऑप्शन ये है रीढ़ से तथा सिर को, बी ऑप्शन होता है सिर से तथा रीढ़ को, सी ऑप्शन होता है कंठिका अस्थि से तथा रीढ़ को, डी ऑप्शन होता है कोई भी नहीं। आपसे पूछा गया जो आपकी पीठ के पीछे जो मेरुदंड की हड्डियां होती हैं वो जुड़ी होती हैं और किसे सहारा देती हैं, आपको ये बताना है। तो आप क्या बताओगे, आप बताना आपकी रीढ़ से तथा सिर को हड्डी आपको क्या देती हैं, सहारा देती हैं। ये मेरुदंड का काम क्या होता है, गति करना, यानी कि जो छोटे छोटे कार्य करते हो ना वो क्या करते हैं, एक बाजू से दूसरे बाजू तक झुकना, सहारा देना, हिलना डुलना, ये क्या करता है, आपका गति करता है मेरुदंड। उसके अलावा क्या करता है, ये सहारा देता है, आपकी सुरक्षा भी करता है, संतुलन भी बनाए रखता है। ठीक है, यानी इसका बहुत काम है मेरुदंड का। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जो राइट आंसर होगा वो रीढ़ से तथा सिर को क्या देता है, सहारा देता है। ठीक है, 9 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब चलिए आपके पास है 10वां नंबर का क्वेश्चन। 10वां नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है मेरुदंड से, फिर आपके पास क्वेश्चन है कि मेरुदंड में अनियमित अस्थियों में कितनी संख्या होती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ये है 23, बी ऑप्शन है 33, सी ऑप्शन है 203 और डी ऑप्शन है 46। आपसे पूछा गया है मेरुदंड हड्डियों के बारे में, आप क्या बताओगे, आपकी होती हैं 33 होती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब 10वां का बी ऑप्शन सही हो जाता है। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मेरुदंड के कौन सा कार्य नहीं है, यानी कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा कार्य नहीं। तो अभी हमने आपको बताया था, पहले यहाँ पे ऑप्शन पढ़ देते हैं। ऑप्शन ये कहता है गति, बी ऑप्शन कहता है सहारा, सी ऑप्शन कहता है सुरक्षा, डी ऑप्शन कहता है मज्जा बनाना। हमने मेरुदंड के कार्य में अभी अगला बताया था ना कि कौन कौन कार्य करते हैं। यहाँ पे आपसे नहीं पूछा गया है, तो कौन कौन कार्य करता है पहले आपको ये जानना पड़ेगा। क्या करता है, वो गति करता है, सहारा देता है, सुरक्षा देता है, संतुलन बनाए रहता है, खड़ी स्थिति में जब खड़े रहते तो आपको सहारा देता है। ठीक है, तो आपका जो मज्जा बनाना है ये कोई कार्य आपका मेरुदंड नहीं करता है। तो आपका 11वां का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि आपको नहीं ढूंढना था तो नहीं डी वाले ऑप्शन में आपको मिल जाता है। तो आपका डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जाता है। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि वैसी त्रिकोणात्मक अस्थि जो ऊपर की तरफ 5वें कोटि वर्टेब्री तथा नीचे की तरफ कॉक्सिक्स से जुड़ी होती हैं और जो दोनों तरफ नितंब स्थिति से जुड़कर श्रोणीय प्रदेश बनाते हैं वे कहलाते हैं। ऑप्शन ये है सेक्रम, बी ऑप्शन होता है सर्विकल वर्टेब्री, सी ऑप्शन होता है एटलस, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। अब 12वां का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसे क्या बताओगे, ए ऑप्शन राइट बताओगे, यानी कि सेक्रम आपका सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप यहाँ पे आंसर मिलान कर सकते हो, आपके पास यहाँ पे आंसर दिया गया है। अब इधर क्वेश्चन आपको मिलेगा आपके मसल से क्वेश्चन में रहेंगे, यानी कि जोड़ों और आपके मसल से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी तक आपने देखा था आपके हड्डियों और कोशिकाओं से क्वेश्चन देखा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, जोड़ों में अस्थियां परस्पर जुड़ी रहती हैं। ऑप्शन ये है रेशेदार ऊतक उपास्थि स्नायु तथा पुट्ठे के द्वारा, बी ऑप्शन होता है धागों तथा तारों द्वारा, सी ऑप्शन होता है खून तथा मांस द्वारा, डी ऑप्शन होता है सभी गलत हैं। आपको बताना है कि जोड़ों में जो आपकी अस्थि यानी कि हड्डियां होती हैं, जो आपकी जोड़ों हड्डियों से जुड़ी होती हैं वो आपकी किससे जुड़ी होती हैं, आपको बताना है। पहला के यहाँ पे बताना, तो आप क्या बताओगे, रेशेदार ऊतक उपास्थि स्नायु तथा पुट्ठे के द्वारा जुड़ी होती है। तो आपका ए का राइट आंसर होगा, नहीं पहला का राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है। देखिए आपके पास क्वेश्चन है अस्थिर जोड़ों, स्थिर जोड़ों को कहते हैं। ऑप्शन ये है स्नायु, बी ऑप्शन होता है सीवन, सी ऑप्शन होता है उपास्थि, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। आपको बताना है कि स्थिर जोड़ों को क्या कहा जाता है, आप बताना कि उसे सीवन कहा जाता है। ठीक है, आपका दूसरा का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने है, जोड़ के संपुट पर कौन सी झिल्ली लगी रहती है जो श्लेष्मक तरल का स्रावण करती है। ऑप्शन ए है श्लेष्मक झिल्ली, ऑप्शन बी है दंतमय झिल्ली, ऑप्शन सी है जीवद्रव, डी ऑप्शन होता है केंद्रक। आपको बताना है कि जोड़ के जो संपट में कौन सी ऐसी जो झिल्ली लगी होती है जो श्लेष्मक तरल का श्रावण कराती है, आपको ये बताना है। चलिए बताइए आप, तीसरा का यहाँ पे पूछा गया है, आप बताएंगे कि वो श्लेष्मक झिल्ली होती है। ठीक है, यानी तीसरा का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत आपको टफ लग रहे हैं। अभी हमने पीछे कहा था ना कि क्वेश्चन आपको थोड़ा इजी लगेगा, इधर आएंगे क्वेश्चन थोड़ा टफ। अब इधर आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 4th नंबर का क्वेश्चन कहता है कि ह्यूमरस का सिर स्कैपुला की ग्लेनाइट गुहिका में फंस जाता है। ऑप्शन ए है अंश जोड़, ऑप्शन बी है नितंब जोड़, ऑप्शन सी है हिंज जोड़, ऑप्शन डी है कोई नहीं।
आपको बताना है कि ह्यूमरस का सिर्फ के स्केप्यूला की ग्लेनाइट गुहिका में फंस जाता है, कौन ऐसा ऑप्शन करेक्ट होता है? तो आप बताएंगे वो अंश जोड़ होता है। अंश जोड़ क्या हो जाता है? आपके ग्लेनाइट गुहिका में फंस जाता है। तो आपका फोर्थ का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। जो भी बच्चा पढ़ा होगा तभी ये उसका आंसर दे सकता है, जिसने बच्चे ने तैयारी नहीं की है वो कतई आप इसका जवाब नहीं दे सकता है। धुरी जोड़ होते हैं, ऑप्शन ये है गर्दन तथा हाथ पाँव में, गर्दन तथा हाथ पाँव में, बी ऑप्शन होता है गर्दन तथा कमर में, सी ऑप्शन होता है कमर तथा टांग में, डी ऑप्शन होता है सिर तथा पाँव में। तो धुरी जोड़ होते हैं कहाँ पे होते हैं आपसे पूछा गया है। आप बताना कि आपके जो गर्दन का हिस्सा होता है और हाथ में होता है वहाँ पे जोड़ पे ये जब धुरी जोड़ जुड़े होते हैं। तो आपका 5 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी तीसरा क्या हो जाता है? तीनों गलत हो जाते हैं। देखिए आप 6 नंबर का क्वेश्चन है, घुटने में होते हैं, यानी कि घुटने में कौन सी हड्डियां होती हैं आपसे ये पूछा गया है। आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि जो आपके घुटने में हड्डियां होती हैं, ऑप्शन पहले देख लिए, फीमर, टिबिया और पटोला। बी ऑप्शन होता है रेडियस, अल्ना, अनामी, अस्थि। सी ऑप्शन होता है टिबिया, फिबुला तथा टेलस। डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। आपके घुटने में कि कौन सी हड्डियां होती हैं आपसे ये पूछा गया है। तो आप क्या बताओगे? घुटने में आपकी होती हैं फीमर, टिबिया और आपकी होती हैं पटोला होती हैं, यानी कि आपका 6 का ए ऑप्शन सही हो जाता है। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाता है कि रेडियम, अल्ना और अनामी जो अस्थियां होती हैं वो किससे जुड़ी होती हैं, तो आपको बताना है वो कलाई से होती हैं। ठीक है, वो कलाई की अस्थियां होती हैं। यहाँ पे कर देते हैं इसको, वो कलाई की होती हैं। अगर आपसे पूछा है टिबिया, फिबुला तथा टेलस ये कहाँ से जुड़ी होती हैं, तब इसे आप क्या बताएंगे? तब आप इसे बताएंगे, यहाँ पे पूछा गया है टिबिया, फिबुला और आपके पास है टेलस, तो आप इसे बताएंगे कौन सा बताएंगे? आप बताना कि टखना होती हैं। ठीक है, जो टखने वाली हिस्सा होता है वहाँ पे होता है। तो आपका चारों ऑप्शन क्लियर हो गया होगा कि फीमर, टिबिया और पटोला घुटने में, रेडियम, अल्ना, अनामी अस्थि कलाई में, टिबिया, फिबुला तथा टेलस किस में होती हैं? टखना में होती हैं। उसके अलावा अगर आप कहीं पे लिखना चाहते हो तो आप अंश के बारे में लिख लो। ठीक है, अंश का जो जोड़ होता है वो कौन सी होती हैं? आपकी होती हैं स्केप्यूला, और जो ह्यूमरस वाली होती हैं अस्थियाँ वो आपकी अंश और जोड़ में पाई जाती हैं। और आपकी हमने टखना बता दिया, हमने कलाई बता दिया और हमने नितंब नहीं बताया है। ठीक है, नितंब जो आपकी होती हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं, नितंब जो आपकी होती हैं वो कहाँ होती हैं यहाँ पे लिख देते हैं। तो अनामी जो होती हैं अस्थियाँ, अस्थि हो गई, फीमर हो गए, ये आप कहाँ पाई जाती है? वो नितंब में पाई जाती हैं। तो आपका यहाँ पे सारा क्लियर हो गया होगा। हमने अंश का बताया, हमने कोहनी बताया, कलाई बताया, नितंब बताया, घुटना और टखना बताया। तो आपका 6 का यहाँ पे पूछा गया था घुटनों के बारे में, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 7वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। क्वेश्चन कहता है कि स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं तथा प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहें, यह तत्परता कहलाती है। ऑप्शन ये है पुट्ठे, बी ऑप्शन होता है मसल टोन, सी ऑप्शन होता है अल्ना टोल, डी ऑप्शन होता है कोई भी नहीं। चलिए बताइए 7वां का राइट आंसर आपसे पूछा गया है। आप क्या बताएंगे? इस ऑप्शन में यहाँ पे चूज करना है 7वें में, तो आप किसे चूज करोगे? आप बताओगे मसल टोन होती है, यानी कि जो स्वस्थ शरीर होता है उसमें जो आपकी पेशियां होती हैं कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि आप प्रत्येक समय में तत्पर रहें। ठीक है, यानी कि तत्परता कहलाती है, तो मसल टोन आपका कहलाता है। तो 7 का बी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। 8वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन ये कहता है, थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि आपको सही से दिखने मिले। हाँ देखिए, पेशियों का कार्य क्या नहीं है, यानी कि आपका एक ऐसा है जो आपका कार्य नहीं है, बाकी तीनों आपके कार्य में काउंटिंग होते हैं। आपके पास ऑप्शन ये है गति करना, बी ऑप्शन होता है संस्थिति बनाए रखना, सी ऑप्शन होता है शरीर में गर्मी उत्पन्न करना, डी ऑप्शन होता है शरीर में ठंडक उत्पन्न करना। तो आपका पूछा गया है कि जो आपकी पेशियां होती हैं वो कार्य करती नहीं कौन है। ठीक है, यानी कि जो आपका पता होगा ना कि आपकी पेशियां कौन सी कार्य करती हैं तब भी तो बता पाओगे। तो आपको बताना है वो पेशियां जो आपकी कार्य करती हैं वो 3 मुख्य काम करती हैं। 3, ठीक है, 3 मुख्य काम करती हैं। एक करती हैं गति करना, दूसरा करते हैं संस्थिति बनाए रखना और तीसरा करती हैं शरीर में गर्मी उत्पन्न करना। जो आपका शरीर में ठंडक उत्पन्न करना ये आपकी पेशियों का कार्य नहीं होता है, तो आपका डी ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, हम डी ऑप्शन को चुनते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इसको करेक्ट मान सकते हो। 8वां का यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कहता है। 9वां क्वेश्चन आपके पास है कि व्यायाम तथा पेशीय कार्यों में ग्लूकोज का उपयोग हो जाता है जिससे भूख लगती है और आप भोजन करते हैं ताकि निर्माण हो सके। ठीक है, ऑप्शन ये है अवरोधन का,
बी ऑप्शन है ऑक्सीजन का, सी ऑप्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, बी ऑप्शन होता है फ्रक्टोज का। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो व्यायाम करते हो या फिर पेशीय कार्य में जो आपका ग्लूकोज का उपयोग होता है, जिससे आपको भूख लगती है और हम भोजन करते हैं ताकि आप निर्माण कर सके, तो आप क्या निर्माण करते हो? आप करते हो ईंधन का निर्माण करते हो। ठीक है, आपका 9th का ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 10वां नंबर आपसे क्वेश्चन पूछता है, कहता है क्वेश्चन की कौन सी पेशियां टेम्पोरल के मेस्टाइड प्रवर्धन तथा स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं तथा गर्दन को एक तरफ मोड़ने में सहायक होती हैं। ऑप्शन ये है ट्रेपीजियस, बी ऑप्शन होता है स्टर्नोमेस्टाइड, डी ऑप्शन होता है डेल्टाइड, डी ऑप्शन होता है लेटिसिमस, डसाई होता है। चलिए बताइए क्या बताएंगे? डरसाई। चलिए बताइए क्या 10वां का जो राइट आंसर होगा उसको आपको बताना है कि कौन सी ऐसी जो पेशियां होती है टेम्पोरल के मेस्टाइड प्रवर्धन तथा स्टर्नम से जुड़ी होती हैं और गर्दन के एक तरफ मोड़ने में सहायता प्रदान करती हैं, तो वो कौन होती हैं? स्टर्नोमेस्टाइड वाली आपकी पेशियां होती हैं। ठीक है, तो आपका 10वां का बी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। अब चल दिए हैं 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन बढ़ने से पहले जो भी बच्चे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छे हैं आप जिसने कर दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, वैसी पेशियां जो नितंब का मांसल भाग बनाती हैं तथा फीमर से जुड़कर नितंब जोड़ का फैलाव करती हैं वे कहलाते हैं। ऑप्शन ये है ट्राइसेप्स, बी ऑप्शन होता है बाइसेप्स, सी ऑप्शन होता है ग्लूटियल, डी ऑप्शन होता है हैमस्ट्रिंग। चलिए बताएं कि ऐसी जो आपकी पेशियां होती हैं जो आपके मसल नितंब का मांसल भाग बनाती हैं और फीमर से जुड़कर नितंब जोड़ का फैलाव करती हैं, इस प्रकार की जो अस्थियां होती हैं, पेशियां होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? आपसे पूछा गया है। तो 11वां नंबर का क्वेश्चन आप क्या बताएंगे? वो होती हैं ट्राइसेप्स वाली होती हैं। ठीक है, तो आपका 11वां का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी पेशियां जांघों के पीछे रहने वाली होती हैं जो अस्नास्थि तथा हीमर से टिबिया तथा फिबुला तक रहती हैं, जो घुटने के जोड़ का आकोचन करती हैं। ऑप्शन ये है हेमिस्ट्रिन, बी ऑप्शन होता है सार्टोरियस, सी ऑप्शन होता है चतुर्थर्स फिमोरिस, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। आपको बताना है, अगर आपने टॉपिक को पढ़ा होगा तभी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। आप चाहे जितना अगर पढ़े नहीं हो, आप भले खाली क्वेश्चन को हल करते जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आप टॉपिक पढ़े रहोगे तभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, वरना आप तुक्का लगाकर नहीं दे सकते। तुक्का लगाकर 1-2 क्वेश्चन आपका सही हो सकता है, हर आपका क्वेश्चन सही नहीं हो सकता है जब तक आप खुद से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए बताइए कि 12वां का राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने बताया होगा ए ऑप्शन वाला यानी कि हेमिस्ट्रिंग, तो बिल्कुल करेक्ट बताया है, क्योंकि 12वां का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट माना जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि किन पेशियों के कारण मेरु में आकोचन होता है तथा मल त्याग तथा शिशु जन्म में सहायता होती है। ऑप्शन ये है तृतीयक पेशियां, ऑप्शन बी है उदरीय ऋजु पेशियां, ऑप्शन सी है अनुपरस्थ पेशियां, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी पेशियां होती हैं जिसके कारण मेरु में आकुंचन होता है और मल त्याग और शिशु जन्म में सहायता प्रदान करता है। 13वां का यहाँ पे आपको राइट जवाब देना है, तो आप बताएंगे उदरीय ऋजु पेशियां होती हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट माना जाता है। अब 14वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। के बीच में स्थित जो पेशियां उसे श्वसन के लिए ऊपर उठाती हैं वो कहलाती हैं। ऑप्शन ये है इंटरकोस्टल्स, बी ऑप्शन होता है मध्यपट, सी ऑप्शन होता है अनुप्रस्थ पेशी, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। पसलियों के बीच में स्थित जो पेशियां उसे श्वसन के लिए ऊपर उठाती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती है इंटरकोस्टल्स कहलाती हैं। 14 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट माना जाता है। आप यहाँ पे आप आंसर मिलान कर सकते हो, देख सकते हो इसका जवाब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो रहेंगे उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है। अब आपके पास है अगला क्वेश्चन। देखिए कहता है क्वेश्चन पहला कि जो अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ये है श्वसन तंत्र, बी ऑप्शन होता है उत्सर्जन तंत्र, सी ऑप्शन होता है पाचन तंत्र, डी ऑप्शन होता है सी ऑप्शन होता है प्रजनन तंत्र, डी ऑप्शन होता है पाचन तंत्र। तो जो भी आपने न्यूट्रिशन खाया, जो भी आपने खाद्य पदार्थ खाया है वो आपके शरीर में जाकर के पचता है, अवशोषण होता है,
उसके बाद में शरीर के बाहर निकलता है। तो शरीर से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? तो जो भी अनावश्यक पदार्थ होते हैं शरीर का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अगर ये शरीर जो भी वेस्ट मटेरियल है आपके शरीर में रह गए, ठीक है, ये शरीर में अगर रहने दिए जाएं जो भी वेस्ट मटेरियल हैं तो आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं, आपको मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। अब अनावश्यक पदार्थ बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मूत्र हो गया, जैसे कि आपके अनावश्यक प्रोटीन हो गया, खनिज हो गया, नमक हो गया, पानी हो गया, जो भी आपका अनपचा भोजन हो गया, टॉक्सिन हो गया, ये सब क्या होते हैं? अनावश्यक पदार्थ होते हैं जो बाहर निकालने के लिए आपके बहुत प्रकार के अंग होते हैं, जैसे कि त्वचा हो गया, ठीक है। त्वचा कैसे आप काम करता है? तो त्वचा क्या करता है? पसीना बनकर बाहर निकालता है, ठीक है, पानी को। आपके गुर्दा भी हो गया, गुर्दा क्या करता है? मूत्र से बाहर को निकालता है, ये भी आपका क्या होता है? वेस्ट मटेरियल होता है। आपका फेफड़ा भी क्या होता है? उत्सर्जन तंत्र का काम करता है, जैसे कि फेफड़ा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बाहर निकालता है, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ हो गया आपका बड़ी आंत हो गया, यानी कि मल बाहर निकालता है, ठीक है। आपकी बहुत सारी हो गई आपकी क्या करती हैं? अंग होते हैं जो आपके बाहर, जैसे मूत्र मार्ग हो गया, मूत्राशय हो गए, ये सब क्या करते हैं? कहीं से मल निकलता है, कहीं से आपका मूत्र निकल के, ये सब अंग जो होते हैं आपके शरीर में उत्सर्जन तंत्र का काम करते हैं। तो आपका यहाँ पे पूछा गया था कि अनावश्यक पदार्थ को जो बाहर निकलता क्या होता है, तो आपका बताना था उत्सर्जन तंत्र होता है। आप देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन ये कहता है कि त्वचा, गुर्दे, फेफड़े तथा बड़ी आंत हैं कैसे होते हैं? उत्सर्जन अंग होते हैं। बी ऑप्शन होता है प्रजनन अंग, सी ऑप्शन होता है पाचन अंग, डी ऑप्शन होता है श्वसन अंग। हमने अभी आपको बताया है कि त्वचा आपके क्या करता है? पसीना को बाहर निकालता है। गुर्दा क्या करता है? गुर्दे का काम होता है कि मूत्र को बाहर निकालने का काम करता है। फेफड़ा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को निकलता है। बड़ी आंत क्या करता है? बड़ी आंत आपका मल बाहर निकालता है, ठीक है, भोजन को पचाता है। तो आपका उत्सर्जन तंत्र में काउंटिंग होता है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला सही हो जाता है, यानी कि दूसरा का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। अब चलिए तीसरा देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है। कहता है कि दायां और बायां गुर्दा वाहिनियां मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग है। ऑप्शन ये है प्रजनन अंग, बी ऑप्शन होता है मूत्रीय अंग, सी ऑप्शन होता है श्वसन अंग, डी ऑप्शन होता है पाचन अंग। आपको बताना है कि जो आपका दायां और बायां गुर्दा होता है जो मूत्र वाहिनियां और मूत्राशय मूत्र मार्ग निकालता है, तो वो क्या कहलाता है? आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? वो मूत्रीय तंत्र होता है। वैसे भी आप यहाँ पे ऑप्शन मान सकते हो, प्रजनन अंग तो आपका होगा नहीं, श्वसन तो होगा नहीं, पाचन तो होगा नहीं, तो आपका एक आंसर तो हो ही जाता है बी वाला ऑप्शन। चलिए देखते हैं तीसरा का, यहाँ पे ऑप्शन निकल गया है बी ऑप्शन। आप देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रत्येक गुर्दे के ऊपर होती है। ऑप्शन ये है एक एड्रिनल ग्रंथि, बी ऑप्शन होता है 2 एड्रिनल ग्रंथि, सी ऑप्शन होता है 4 एड्रिनल ग्रंथि, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। आपको बताना है कि आपके गुर्दे के जो ऊपर होती है वो क्या होती हैं। चलिए फटाफट से आप बताइए। तो आप अगर इसका जवाब देंगे तो क्या बताएंगे? एक एड्रिनल ग्रंथि होती है, ठीक है। आपका ऑप्शन निकल के आता है ए ऑप्शन, यानी कि एक प्रकार की एड्रिनल ग्रंथि होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? फर्स्ट वाला राइट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है 5 नंबर का। अब देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि कैप्सूल, कार्टेक्स, मेडुला तथा रीनल फेलिविस भाग हैं। ऑप्शन ये है मूत्रीय तंत्र के, बी ऑप्शन होता है गुर्दे के, सी ऑप्शन होता है फेफड़े के, डी ऑप्शन होता है बड़ी आंत के। अब आप बताएंगे तो क्या बताएंगे? आप बताना कि कैप्सूल, कार्टेक्स, मेडुला तथा रीनल क्या होते हैं? गुर्दे के भाग होते हैं। आपके मूत्र तंत्र, फेफड़े, बड़ी आंत क्या होते हैं? उत्सर्जन के भाग होते हैं। आपका गुर्दा भी उत्सर्जन के भाग होते हैं, लेकिन आपके गुर्दे के भी कितने भाग होते हैं? कैप्सूल, कार्टेक्स, मेडुला, रीनल थला तथा फ्लेविस आपके ये गुर्दे के भाग होते हैं, ठीक है। बाकी ये सब क्या होते हैं? उत्सर्जन के भाग होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। 5वां का आपका बी ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है। 5वां आपको सही मिल गया। अब 6वां देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन ये कहता है कि जो सिकुड़ कर मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय में पहुंचाती हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ये है मूत्र वाहिनियां, बी ऑप्शन होता है फेफड़े, सी ऑप्शन होता है बड़ी आंत, डी ऑप्शन होता है छोटी आंत, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। आप बताएंगे कि जो सिकुड़ कर मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय में पहुंचाती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं मूत्र वाहिनियां कहलाती हैं, ठीक है। आपका जो गुर्दा होता है वहाँ मूत्राशय में पहुंचाती हैं सिकुड़ करके, मूत्र वाहिनियां आपकी होती हैं। चलिए 6 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट मिला है। अब देखिए ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जल्दी से आपको क्वेश्चन मिल सके, ठीक है। मूत्राशय की भित्तियों में पाई जाने वाली कौन सी परत गलत है? ठीक है, यानी कि मूत्राशय की पाई जाने वाली यहाँ पे परत है, एक ऐसा आपका है जो गलत है, बाकी 3 क्या है आपका सही है। ऑप्शन ये है बाहरी
बाहरी पेरिटोरियल परत, बी ऑप्शन होता है पेशीय परत, सी ऑप्शन होता है श्लेष्मी परत, डी ऑप्शन होता है उपास्थि परत। आप बताएं कि जो आपके मूत्राशय की जो भित्तियों की परत होती हैं वो कौन सी होती हैं, फटाफट से इसका जवाब देना है। वैसे तो आपके 4 प्रकार के परत होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के आपके परत होते हैं। यहाँ पे एक परत आपका नहीं होता है, एक परत आपको बताते हैं, जब तक इसका आंसर बताइए। तो 7वां का यहाँ पे पूछा गया, तो आप बताएंगे उपास्थि परत क्या होता परत होता है, वो आपके मूत्राशय की परत में नहीं काउंटिंग होता है, बल्कि आपके क्या होता है, बाहरी पेरिटोरियल परत आपका होता है, पेशीय परत होता है, आपका श्लेष्मीय परत होता है, एक आपका होता है अर्ध झिल्ली का परत होता है, ठीक है। और उसके बाद में आपका 4th तो मिल गया, ठीक है। हमने बाहरी बताया, पेशीय बताया, श्लेष्मीय परत बताया, और एक आपका क्या बताया हमने आपका बताया है अर्ध झिल्ली, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं अर्ध झिल्ली। अगर आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। आप 4th वाले ऑप्शन में अगर लिखा होता अर्ध झिल्ली तो ये चारों ऑप्शन सही हो जाते हैं। यहाँ पे उपास्थि परत लिखा है तो आपके मूत्राशय की भित्तियों के परत में काउंटिंग नहीं होते, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। चलिए अब 7वां से 8वां क्वेश्चन है, 7वां भी देखिए। अब 8वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है जब शरीर में बहुत अधिक तरल हो जाता है तो उस स्थिति को कहते हैं। ऑप्शन ये है इडिमा, बी ऑप्शन होता है निर्जलीकरण, सी ऑप्शन होता है कब्जियत, डी ऑप्शन होता है बुखार। जब शरीर में बहुत अधिक तरल हो जाता है तो वो क्या होता है, वो आपका होता है इडिमा हो जाता है, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर होगा इडिमा वाला सही हो जाता है, निर्जलीकरण यानी कि सूख गया है शरीर, तो ये आपका होगा नहीं। तो आपका 8 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका उत्तर माला दिया हुआ है, आप यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है, आपको बताया है, उसका मैं PDF आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी। आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हो, समझ सकते हो। अगर आप एग्ज़ाम पास है तो उसको मिलान कर सकते हो। बहुत अच्छे आपने क्वेश्चन यहाँ पे देखा। हमें आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर अच्छा जरा से भी लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, किसी और के पास शेयर कर देना। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका ही भला होगा, क्योंकि रोज़ आपको प्रैक्टिस सेशन मिलता है, ठीक है। सुबह आपका 10 बजे होता है, शाम को 3 बजे होता है। आप मानव के शरीर से पूछा गया है, आपको यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन मिलेगा परिसंचरण तंत्र से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि मानव शरीर की यातायात प्रणाली है। ऑप्शन यह है कि परिसंचरण तंत्र, बी ऑप्शन है उत्सर्जन तंत्र, सी ऑप्शन है प्रजनन तंत्र, डी ऑप्शन होता है पाचन तंत्र। आपको बताना है कि मानव शरीर की यातायात प्रणाली है। यातायात मतलब कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि चलने फिरने वाला जो काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि पूरे शरीर में आपको जो चलने फिरने का काम कर रहा है, इस 4 ऑप्शन में कौन ऐसा है जो चलने फिरने का कार्य कर रहा है, चलिए बताइए फटाफट से। तो आपको ऑप्शन पढ़ के ही समझ में आ गए होगा कि वो होता है परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कि परिसंचरण तंत्र का इसका परिभाषा यही होता है कि यह मानव शरीर की एक यातायात प्रणाली होती है, ठीक है। यह वैसा साधन होता है जिसके द्वारा जो भी आपने भोजन खाया है, चाहे जो खाया है, वो भोजन, ऑक्सीजन, पानी और जो अन्य आवश्यक तत्व होते हैं आपके जो ऊतक होते हैं वहां तक ले जाए जाते हैं, ठीक है। अब ऊतक तक ले जाता है तो मामूली बात तो होगा नहीं, वो यातायात का काम करता है, ठीक है, यानी कि वो दौड़ता फिरता है। तो जो आपके शरीर में पूरी तरह से दौड़ता है, यातायात करता है, भोजन को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के, पानी को लेकर के, अन्य जो तत्व होते हैं उनको ले जाता है, वो आपका होता है परिसंचरण तंत्र होता है। और यह क्या करता है, और जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर ला जाता है। अगर मैं बताऊँ कि परिसंचरण तंत्र को जो अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आपको बताना होगा। रक्त होता है, फिर उसके बाद में हृदय होता है, रक्त वाहिनियाँ होती हैं। ये 3 प्रकार के परिसंचरण तंत्र के अंग माने जाते हैं, यानी कि भाग होते हैं। तो आपसे यहाँ पे यातायात की प्रणाली पूछा गया था, आपको बताना होगा कि यातायात की प्रणाली होता है परिसंचरण तंत्र होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपसे क्वेश्चन कहता है कि परिसंचरण तंत्र के भाग कौन नहीं है, यानी कि भाग कौन नहीं है आपको ये बताना है। इसका मतलब कि आपको 3 को पता होना चाहिए कि कौन होते हैं। ऑप्शन ए है रक्त, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है रक्तवाहिका, डी ऑप्शन होता है छोटी आंत। चलिए बताइए कि परिसंचरण तंत्र के भाग कौन नहीं। अभी हमने आगे आपको बताया था कि परिसंचरण तंत्र के जो भाग होते हैं वो 3 होते हैं। कौन होता है, रक्त होता है, रक्तवाहिकाएं होती हैं और आपका हृदय होता है। ये 3 आपके अंग माने जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है डी ऑप्शन, यानी कि छोटी आंत क्या होता है, ये आपके परिसंचरण तंत्र के भाग नहीं होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा का आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर मिल गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास। तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है आपसे, जो निरंतर हृदय द्वारा रक्त वाहिका में संचार करता रहता है वो उसे कहते हैं, ठीक है।
यानी कि जो इस 4 ऑप्शन में आपको बताना है, ठीक है, वैसे नहीं बताना है। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो आपके हृदय और रक्त द्वारा वाहिका जो संचार का काम करता है, यानी कि चलने फिरने का जो काम करता है, उसे आप क्या कहेंगे? आप उसे क्या कहेंगे? यहाँ ऑप्शन में पढ़ के ही पता चले। जो मूत्र होता है वो सबसे तो नीचे होता है, मूत्र पूरे शरीर में तो नहीं दौड़ता है ना, प्लाज्मा आपका पूरे शरीर में नहीं दौड़ता है ना, ये रक्त होता है। यानी कि रक्त क्या करता है? आपके हृदय और रक्त वाहिका में जाता है, यानी कि संचार करता रहता है। तो आपका तीसरा का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। हम बी को लॉक करते हैं। अब चलिए देखिए तीसरा से चौथा क्वेश्चन है। जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे के पास शेयर करिए। बहुत अच्छे हैं, आप कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है? रक्त कोशिकाएं कौन नहीं है, यानी कि ये भी आपसे पूछा गया है कि कौन नहीं है, तो इसका मतलब आपको जानना पड़ेगा कि कौन होते हैं। देखिए ऑप्शन ये है लाल रक्त कण, बी ऑप्शन होता है सफेद रक्त कण, सी ऑप्शन होता है स्प्लीन, डी ऑप्शन होता है प्लेटलेट्स। चलिए बताइए कि लाल रक्त कण, सफेद रक्त कण और प्लेटलेट्स और आपका स्प्लीन, इसमें से कौन नहीं है? आप शुरू से पढ़ के आए हो कि आपके रक्त के जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं? लाल रक्त होते हैं, यानी कि जिसे कहा जाता है रेड ब्लड सेल, सफ़ेद को कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स को तो प्लेटलेट्स कहा ही जाता है। तो कौन नहीं है? वो आपका है स्प्लीन नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये आपके रक्त के कोशिकाओं में काउंटिंग नहीं होते हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा WBC, RBC और प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा यहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आगे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है लाल रक्त से, सफेद रक्त से, प्लेटलेट से, तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन दूर कर दे। देखिए जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं ना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है RBC कहा जाता है, RBC प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि जिसे कहा जाता है फुल फॉर्म में रेड ब्लड सेल कहा जाता है। ये क्या होता है? एक क्यूबिक मिलीमीटर में इनकी जो संख्या होती है वह कितना होती है? 50 लाख तक होती है, ठीक है। कितना होती है? 50 लाख तक होते हैं। यह इतनी छोटी होती हैं कि दोनों तरफ क्या होती हैं? चिपकी होती हैं, ठीक है, जिसमें केंद्रक नहीं होते हैं, यानी कि आपके लाल रक्त कणिकाएं में केंद्रक नहीं होती हैं। और ये क्या होती हैं? छोटी तस्तरियां होती हैं जो दोनों तरफ से क्या होती हैं? पिचकी होती हैं। इसमें आयरन और प्रोटीन से बने लाल पदार्थ हीमोग्लोबिन भरे होते हैं। यानी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके लाल रक्त कणिकाएं में क्या पाया जाता है? आपको बताना है कि आयरन और प्रोटीन होते हैं जो लाल पदार्थ यानी कि हीमोग्लोबिन में भरे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आपका जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका निर्माण कहाँ होता है? आपको बताना है कि अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और 8 सप्ताह से ये अस्थि मज्जा में रह करके तिल्ली में क्या हो जाते हैं? जा करके नष्ट हो जाते हैं। और जो बचे हुए होते हैं वो आयरन और यकृत द्वारा नए RBC बनाते हैं। यहाँ पे आपको लाल रक्त कणिकाएं के बारे में आपको पता हो गए। अब बात करते हैं सफेद रक्त कणिकाएं के बारे में, ठीक है। देखो जो सफेद रक्त कणिकाएं होती हैं वो किससे प्रेजेंट करते हैं? वो करते हैं WBC से करते हैं, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। यह जो आपका WBC होता है यह लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा में बड़े होते हैं, यानी कि ये छोटा होता है लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। परंतु जो संख्या उसका होता है सफेद वाले का वो कम होता है, ठीक है। लगभग 500 RBC पर एक WBC होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक बार कि कितने पे होता है WBC पे, तो 500 RBC पर WBC एक RBC होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। चलिए इसके बारे में अब आपके बात बताते हैं, प्लेटलेट्स के बारे में बताते हैं। यानी कि जो आपका प्लेटलेट्स होते हैं उनका काम ये होता है कि जो ब्लड सेल होते हैं उनका थक्का बनाते हैं, यानी कि खून को बहने से आपका ये क्या करता है? प्लेटलेट्स रुकता है। प्लेटलेट्स हमारे कहाँ बनते हैं? ये हमारे बोन मैरो में बनते हैं। तो आपका यहाँ पे सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए। लाल के बारे में पता चल गया होगा, सफेद वाले के पता चल गया होगा और प्लेटलेट्स के बारे में पता चल गया कि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? रक्त का थक्का बनाता है, यानी कि खून को बहने से रोकता है। चलिए फोर्थ का हमारा राइट आंसर मिला है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रति घन मिमी रक्त में लाल रक्त कणें यानी कि RBC की संख्या होती है। आपको बताना है कि जो RBC की संख्या होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन ये है 50 लाख, बी ऑप्शन है 50 करोड़, सी ऑप्शन होता है 50 लाख, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। चलिए बताएं कि RBC की जो संख्या होती है कितनी होती है। फटाफट से आप इसका राइट आंसर बताइए। अगर आप इसका बताएंगे तो कितना बताएंगे? आप बताएंगे 50 लाख होती है, ठीक है। यानी कि अभी हमने आपको बताया था ना कि रेड ब्लड सेल की जो मात्रा होती है रक्त में कितनी होती है, तो 50 लाख होती है। अगर वहीं पे अगर आपसे पूछा जाता कि आपका जो व्हाइट ब्लड सेल है उनकी मात्रा कितनी होती है, तो अगर 500 है तो 500 में एक WBC होता है, ठीक है। 500 RBC में एक WBC होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां का आपको ए ऑप्शन करेक्ट मिला है। देखिए अब आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि RBC में
क्या नहीं होते हैं, यानी कि आपका जो रेड ब्लड सेल होता है उसमें इन चारों में से क्या नहीं पाया जाता है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि क्या पाया जाता है, तभी तो आप बता पाओगे कि क्या नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आपके पास पहले ऑप्शन देखिए, हीमोग्लोबिन है, बी ऑप्शन है केंद्रक, सी ऑप्शन है प्लाज्मा, डी ऑप्शन है पानी। चलिए बताइए कि आपके आरबीसी में क्या नहीं होते। हमने आपको आगे ही बता दिया कि आपके आरबीसी में कहाँ क्या पाए जाती है और आपका कहाँ ये बन के तैयार होता है और कहाँ जाकर के नष्ट होता है और कहाँ जाकर के नया तैयार होता है। हमने आपको बताया ना पीछे भी, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो आप क्या बताओगे, केंद्रक बताओगे। आपके आरबीसी में क्या होते हैं, तो हीमोग्लोबिन होता है, प्लाज्मा होता है और पानी होता है। हमने आपको बताया था रेड ब्लड सेल के बारे में कि आपका जो रेड ब्लड सेल होता है उसमें आयरन और प्रोटीन से बने होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपका खून लाल दिखता है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन से भरे होते हैं और जो आपका आरबीसी का निर्माण होता है ये आपके अस्थि मज्जा में जाकर के होता है। ठीक है, चलिए, और हमने बताया था कि जो बचा हुआ आयरन होता है वो यकृत में जाकर के नए आरबीसी में बनता है। और आपकी बात करें कि नष्ट कहाँ होता है, तो ये आपके तिल्ली में जाकर के नष्ट होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा में रह करके तिल्ली में जाकर के नष्ट हो जाता है। चलिए, आरबीसी का यहाँ पे आपको पता चल गया है कि केंद्रक वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, यानी कि केंद्रक आपको सही टिक लगाना था, क्योंकि आपके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 7वां नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रत्येक घन मिमी रक्त में सफेद कणों की संख्या होती है। आपको बताना है 8 से 10,000, बी ऑप्शन है 4 से 8,000, सी ऑप्शन है 10 से 15,000, डी ऑप्शन होता है 8 से 80,000। चलिए बताइए फटाफट से, आपके रक्त में यानी कि जो सफेद रक्त कणिकाएं होती हैं उनकी कितनी मात्रा होती है, यानी कि कितनी संख्या में होती हैं। चलिए फटाफट से बताएं। WBC यानी कि आरबीसी के बारे में नहीं पूछा गया आपसे, WBC के बारे में पूछा। अगर 8 से लेकर के 10,000 तक की पाई जाती है, क्यों पाई जाती है? इनकी जो संख्या होती है आपके सफेद रक्त कणिकाएं की, इनकी कम संख्या होती है। जो सफेद रक्त कणिकाएं होती हैं इनका काम होता है कि आपके शरीर में प्रवेश करके जो भी कीटाणु होते हैं उनका नाश करना। ठीक है, ऐसे समय पर वो तेजी से बढ़ते हैं और इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसे कहा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। तो आपका 7वां का राइट आंसर हो गया है 8 से 10,000। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रत्येक घन मिमी रक्त में रक्त पट्टिकाएं होती हैं। ऑप्शन ये है 3,000, बी ऑप्शन है 30,000, सी ऑप्शन है 3 लाख, डी ऑप्शन है 3 करोड़। आपको बताना है कि रक्त में रक्त पट्टिकाएं जो होती हैं कितनी होती हैं। फटाफट से आप बताइए कि रक्त में कितनी पट्टिकाएं होती हैं। फटाफट से बताइए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसका मतलब कि आपने तैयारी जो की है बहुत अच्छे से की है। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर। तो आप क्या बताओगे कि आपके रक्त में जो रक्त पट्टिकाएं होती हैं वो होती हैं 3 लाख तक होती हैं, यानी कि हमारा 8 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि रक्त पट्टिकाओं का कार्य क्या होता है। अब आपको बताना है चोट लगने पर रक्त को जमाना, बी ऑप्शन होता है चोट लगने का दर्द होना, सी ऑप्शन होता है स्पर्श करने पर गुदगुदी होना, डी ऑप्शन होता है पसीना निकालना। अब आपको बताना है कि रक्त पट्टिकाएं इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर आपको पता होगा रक्त पट्टिकाएं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है ना, तो आप जान जाओगे। देखो हमने आपको बताया था ना कि आपके जो परिसंचरण के तंत्र होते थे कितने हमके भाग बताए थे, 3 बताए थे। रक्त वाला बताया था, हृदय बताया था और रक्तवाहिका बताए थे। लेकिन जो आपका रक्त में हमने बताया था प्रकार कितने होते हैं, तो हमने बताया था 3 होते। एक WBC होता है, एक होता है आरबीसी और एक होता है प्लेलेट्स। प्लेलेट्स को ही क्या कहा जाता है, पट्टिकाएं कहा जाता है। यानी कि रक्त की जो पट्टिकाएं होती हैं उनका काम ये होता है कि आपके जो बहता खून चोट लग जाता है तो उन चोट वाले अंगों पर जो रक्त बहता है उनको जमाना होता है। इनका मुख्य काम यही है कि जहाँ खून बह रहा है उनकी जो बहता जो है उनको रोकना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपका 9 का जो राइट आंसर हो जाता है चोट लगने पर रक्त को जमाना होता है। ठीक है, अगर यहीं पे अगर आपसे पूछा जाता है कि रक्त पट्टिकाओं के बारे में ये क्या होता है, तो यह सर्वाधिक छोटा क्या होता है, कण होता है। ठीक है, और यह इसकी जो मात्रा अगर पूछा जाए तो कितना होता है, अभी आगे क्वेश्चन देखा था, तो 3 लाख तक होता है। और इनका काम क्या होता है, चोट लगने पर इसका क्या हो जाए, रक्त का थक्का बनाना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपका 9 का ए ऑप्शन सही मिल गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपके पास 9 का ए ऑप्शन मिला है। 10वां क्वेश्चन देखिए अगर आपसे पूछा जाए WBC की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है 50 लाख तक होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं, अगर WBC की पूछा जाए तो आपको बताना है 8 से 10,000 तक पाई जाती, 8 से 10,000 तक पाई जाती। लेकिन आपसे पूछा जाए RBC की संख्या तो आपको बताना है 50 लाख तक होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्लेलेट्स की संख्या कितनी होती है तो आपको बताना है 3 लाख तक होती है, लेकिन क्यूबिक मिलीमीटर में होती है। ठीक है, चलिए अब संख्या के बारे में आपको पता हो गया होगा। 10वां के बारे में आप यहाँ पे चर्चा कीजिए। अब आपके सामने 10वां नंबर का क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले प्लीज अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो
जिसने कर दिया है उनको बहुत 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 धन्यवाद। देखिए 10वां नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हृदय की भित्तियों में कौन गलत है, यानी कि कौन सा ऐसा गलत है, एक ऑप्शन, बाकी 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपकी हृदय की भित्तियों में काउंटिंग होते हैं। ऑप्शन पहला देखिए मायोकार्डियम, बी ऑप्शन होता है पेराकार्डियम, सी ऑप्शन होता है एंडोकार्डियम, डी ऑप्शन होता है हेक्सोकार्डियम। चलिए बताइए कि हृदय की भित्तियों में कौन सा ऑप्शन गलत है। देखिए आपका जो हृदय होता है ना, हृदय एक आपके कोन का आकार होता है, जो आपके फेफड़ा होता है, फेफड़ा के बीच में पट्ट की ओर टिका होता है और थोड़ी बाएं की ओर स्थित होता है। ठीक है, अगर आपको हृदय की आवाज़ सुनना है तो उसके लिए आपको स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनाई जा सकती है। आपने ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा होगा कि हृदय की आवाज़ किसके द्वारा सुनी जाती है, आपको बताना है स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनाई दीजिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हृदय की कितनी भित्तियाँ होती हैं। हृदय की भित्तियाँ होती हैं 3। ठीक है, हृदय की कितनी भित्तियाँ होती हैं, 3 होते हैं। पहले को कहा जाता है मायोकार्डियम कहा जाता है। मायोकार्डियम क्या होता है, यह आपकी जो मायोकार्डियम भित्ति होती हैं यह ऊतक सिस्टम से बनता है। ठीक है, जो हृदय के दाएं और बाएं भाग को बढ़ता है। उसके बाद में जो आपका पेराकार्डियम है, ये पेराकार्डियम क्या होता है, यह बाहरी ढकाव करता है, जो आपकी हृदय की रक्षा करता है। ठीक है, यानी कि आपकी हृदय की रक्षा पूछा जाए कौन करता है, आपको बताना है कि पेराकार्डियम करता है, जो बाहर की ओर ढका होता है। यानी कि इसकी 2 तहें होती हैं। बाहरी वाली जो तह होती है वह मजबूत होती है, रेशेदार होती हैं। ठीक है, मजबूत रेशेदार ऊतकों से बनी होती हैं और ये ढीले थैले के समान होती हैं। ठीक है, और जो अंदर की सतह होती है एक सीरम झिल्ली यानी कि लुब्रिकेटिंग तरल का स्राव करती है। अब बात करते हैं आपका एंडोकार्डियम क्या होता है। एंडोकार्डियम क्या होता है, यह हृदय की आपकी कोमल और आंतरिक परत होती है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके हृदय की आंतरिक परत कौन होती है, आपको बताना है एंडोकार्डियम होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि आपके जो हृदय की जो आपका रक्षा करता है कौन करता है, पेराकार्डियम करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको पता चल गया होगा 10वां का हमने तीनों के बारे में बताया, लेकिन हमने हेक्साकार्डियम के नहीं बारे में बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपके हृदय की भित्तियों में काउंटिंग नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं आपका ऑप्शन कौन लगाऊंगी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। क्योंकि हेक्साकार्डियम क्या होता है, आपके हृदय की भित्तियों में काउंटिंग होने वाला कोई अंग नहीं है, तो इसलिए मैं 10वां का राइट आंसर चुनती हूँ। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो किसी न किसी के पास शेयर जरूर कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है कि हृदय के कार्य कौन नहीं है, यानी आपको बताना है कि एक ऐसा आपका हृदय का कार्य नहीं है। ऑप्शन ये देखिए, रक्त को महाधमनी की तरफ धकेलना, बी ऑप्शन होता है रक्त को फेफड़े में पहुंचाना, ऑप्शन सी है रक्त को गर्म रखना, डी ऑप्शन होता है रक्त को कोशिकाओं से वापस खींचना। आपको बताना है कि हृदय के कौन से कार्य होते हैं, फटाफट से आप बताइए कि कौन से कार्य होते हैं। अगर यहाँ पे नहीं, आपको बताना है कि कौन नहीं है। ठीक है, अगर आपका 3 ऐसा है जो आपके कार्य में काउंटिंग होते हैं, एक आपका ऐसा है जो आपके हृदय के काम में काउंटिंग नहीं होते हैं। चलिए बताइए कौन कौन होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है रक्त को महाधमनी की ओर धकेलना, ये आपके हृदय का काम होता है। उसके अलावा रक्त को फेफड़े तक पहुंचाना, ये भी आपके हृदय का काम होता है। उसके बाद में रक्त की कोशिकाओं को वापस खींचना, ये भी हृदय का काम होता है। लेकिन रक्त को गर्म रखना ये आपके हृदय का काम नहीं होता है। तो इसलिए मैं ग्रामा का कौन सा ऑप्शन चुनूंगी, मैं सी ऑप्शन इज द राइट आंसर चुनती हूँ। क्योंकि आपके हृदय का काम ये नहीं होता है कि रक्त को गर्म करे, रक्त को हीट करे, बल्कि काम होता है कि महाधमनी की ओर धकेले, फेफड़े में पहुंचाएं, कोशिकाओं के वापस खींचे, ये आपके हृदय का काम होता है। तो 11वां का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से रक्त वाहिकाएं गलत है, यानी कि कौन गलत है। ऑप्शन ये है धमनियां, बी ऑप्शन है कोशिकाएं, सी ऑप्शन है सिराएं, डी ऑप्शन होता है रिपुल्स। आपको बताना है कि रक्त वाहिकाएं कौन इसमें गलत है। देखिए आप शुरू से पढ़ते आए हो कि जो आपके ब्लड वेसल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, 3 होती हैं। एक धमनी हो गई, एक कोशिका हो गई और एक शिराएं हो गई। धमनियों की जो काम होता है वो क्या होता है, यह रक्त हृदय से बाहर ले जाती है। ठीक है, यानी जो आपका खून होता है यह खून को हृदय से बाहर ले जाती है। और जो सबसे बड़ी धमनियां होती हैं, महाधमनी जो बाएं वेंट्रिकल से चलती हैं, और पाल्मोनरी धमनी जो कि दाहिने वेंट्रिकल से चलती है। ठीक है, मतलब कि जो आपकी धमनियां होती हैं ये अनेक शाखाओं में बटी होती हैं और छोटी छोटी धमनियों में कोशिकाएं बनने तक बढ़ती जाती हैं। बात करते हैं आपके कोशिकाओं के बारे में। कोशिकाएं क्या होती हैं, कोशिकाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं ना, इसे आप केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हो, आप अपनी नंगी आंखों से कतई नहीं देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अगर हमें सिराओं की बात करें तो सिराएं क्या होती हैं, ये रक्त शरीर की ओर ले जाती हैं। ठीक है, देखो धमनियां क्या होती हैं, यह रक्त हृदय से बाहर ले जाती हैं, लेकिन जो आपकी शिराएं होती हैं यह रक्त शरीर की ओर ले जाती हैं। ठीक है, यानी जो छोटी सिराएं होती हैं यह छोटी सिराएं मिलकर के बड़ी सिराएं बनाती हैं। ठीक है, और अंत में क्या हो जाती हैं, वह हृदय के ऑरिकल में मिल जाती हैं
और शिराएं की भित्तियों में धमनियों की भित्तियां की अपेक्षा पतली और कम लचीली होती है। ठीक है, आपका ब्राह्मण का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, आपको यहाँ पे सब कोशिकाओं के बारे में, धमनियों के बारे में और आपके शिराओं के बारे में सही से पता चल गया होगा, इसलिए आपका 12 का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि आपके रक्त वाहिका में ये काउंटिंग होते ही नहीं है, तो इनका बात ही नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए ब्राह्मण का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब 13 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, क्वेश्चन कहता है आपसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि जो रक्त को हृदय से बाहर शरीर के भागों में पहुंचाते हैं उसे कहते हैं, मैंने अभी आगे आपको ये बता दिया है कि कौन आपके रक्त को हृदय से बाहर पहुंचाती है। ठीक है, धमनी और शिराओं के बारे में भी हमने बताया नहीं है। चलिए बताइए, यहाँ पे अगर ऑप्शन है धमनियाँ, बी ऑप्शन है कोशिकाएं, सी ऑप्शन है शिराएं, डी ऑप्शन है कोई नहीं। चलिए बताइए, इसमें राइट आंसर होगा तो कौन सा होगा। हमने आपको बताया था कि जो रक्त को हृदय से बाहर शरीर के और भाग में पहुंचाती हैं तो उनका काम होता है धमनियों का काम होता है। अगर मैं बात करूं शिराओं की बात, तो शिराएं क्या करती हैं, आपके रक्त शरीर की ओर ले जाती हैं। ठीक है, शरीर की ओर ले जाती हैं वो शिराएं होती हैं, और रक्त को हृदय से बाहर ले जाती हैं वो आपकी धमनियां होती हैं। तो आपका 13वां का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अब वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है, आप अंदाजा लगा सकते हो। देखिए, जो रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में वापस लौटाती हैं उसे कहते हैं। अब वही घुमा के यहाँ पे पूछा गया है, चलिए बताइए, कोशिकाएं हैं, बी ऑप्शन है शिराएं, सी ऑप्शन है धमनियां, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में हृदय से वापस लौटाती हैं उनका काम क्या होता, उनका काम होता है शिराएं का काम होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। लेकिन अगर अगला क्वेश्चन देखा था तो उसमें पूछा गया था कि रक्त को हृदय से बाहर शरीर के भागों में पहुंचाती है तो उनका काम होता है धमनियों का काम होता है। चलिए, 14 का राइट आंसर होगा शिराएं, यानी कि आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। 14 से 15 क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वैसा परिसंचरण जो उदर अग्नाशय, तिल्ली, छोटी तथा बड़ी आंतों से रक्त पोर्टल शिराओं में एकत्र होता है तथा उसे यकृत में ले जाती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ये है पोर्टल परिसंचरण, बी ऑप्शन होता है कोरोनरी परिसंचरण, सी ऑप्शन होता है शारीरिक परिसंचरण, डी ऑप्शन होता है पाल्मोनरी परिसंचरण। चलिए बताइए 15वां का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, पूछा गया है कि वैसा परिसंचरण जो उदर अग्नाशय, तिल्ली, छोटी तथा बड़ी आंतों से रक्त पोर्टल शिराओं को एकत्रित होता है और उसे यकृत में ले जाती हैं उसे कहते हैं, आप बताना होगा, पोर्टल परिसंचरण होता है। अब ये जो पोर्टल परिसंचरण हो गया, आपका शारीरिक परिसंचरण हो गया, आपका कोरोनरी, ये क्या होते हैं, तो ये वो होते हैं जो आपके रक्त परिसंचरण में भाग होते हैं, यानी कि रक्त परिसंचरण के ये सब भाग हैं जो क्या हैं, पाल्मोनरी हैं, आपके शारीरिक परिसंचरण हो गया, कोरोनरी हो गया, पाल्मोनरी, ये सब क्या होते हैं, रक्त परिसंचरण के भाग होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15वां का आपका ए ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है। ठीक है, 15वां का यहाँ पे कर दो, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, पोर्टल परिसंचरण। चलिए देखते हैं 15 से 16 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 16 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लसिका तंत्र के भाग नहीं है, आपको बताना है कि नहीं कौन है। ऑप्शन ए है लसिका, बी ऑप्शन है लसिका वाहिका, सी ऑप्शन होता है लसिका ग्रंथिया, डी ऑप्शन होता है यकृत। चलिए बताइए कि कौन होते हैं कौन नहीं होते हैं। तो 3 तो आपके हैं, आपको इतना पता है ऑप्शन देख करके, एक ऐसा है जो आपका नहीं है। तो वैसे ऑप्शन देख करके ही आपको पता चल गया कि लसिका के तंत्र के भाग कौन नहीं है, तो आपको बताना है यकृत है। लसिका आपके होते हैं, लसिका ग्रंथियां होती है, लसिका वाहिका होती हैं, ये आपके क्या होते हैं, लसिका तंत्र के भाग होते हैं। चलिए देखते हैं, देखो लसिका यहाँ पे बता देंगे कि लसिका होता क्या। लसिका ये होता है जो आपके संपूर्ण ऊतक होते हैं, संपूर्ण ऊतक तरल के लिए वापस कोशिकाओं तक पहुँचाना कठिन होता है। तो इस प्रकार से शेष तरल होते हैं, दूसरे प्रकार की जो वाहिकाएं होती हैं यकृत हो जाती है और इन वाहिकाओं में लसिका तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो इनके कितने भाग होते हैं, इनके भाग होते हैं 3, लसिका ग्रंथि, लसिका और लसिका वाहिका होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 का आपका डी ऑप्शन हमें करेक्ट मिल जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट मिला है। तो 17वां क्वेश्चन देख लिए, क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि आमाशय के पीछे तथा उदर के भाग बाएं कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होता है उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो उसे आपको क्या कहना है, ऑप्शन देखिए तिल्ली, बी ऑप्शन है अग्नाशय, सी ऑप्शन है यकृत, डी ऑप्शन है कोई नहीं है। चलिए बताइए कि क्या कहते हैं, अगर आमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपरी भाग ऊपरी बाएं कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तिल्ली कहते हैं। ठीक है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए 17 का हमारा मिल जाता है ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि धमनियाँ हेमोरेज चेहरे के ऊपरी भाग में होने का पर उसका दबाव बिंदु कहाँ होता है, यानी कि जो आपकी धमनियाँ हेमरेज होता है चेहरे के ऊपरी भाग में होने पर उसका दबाव बिंदु कहाँ होता है। ऑप्शन ये है गिरबा, ऑप्शन बी है कनपटी, सी ऑप्शन होता है फीमोलर
डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। आपको बताना है कि जो धमनियां हेमरेज चेहरे के ऊपरी भाग में होने वाला दबाव होता है किसके कारण होता है, तो आपको बताना है वो होता है कनपटी के कारण होता है। ठीक है, यानी कि चेहरे के जो ऊपरी भाग में होता है वो होता है कनपटी के कारण होता है। ठीक है, वैसे भी अगर पूछा जाए चेहरे के ऊपरी भाग खाली तब आपको बताना है कनपटी, लेकिन यहाँ पे लंबा चौड़ा लिखा तो तभी आप कनपटी बता सकते हैं। और जो यहाँ पे गिरवा लिखा है ना, गिरवा जो दबाव बिंदु होता है उसके कारण जो सिर का और गर्दन का हेमरेज होता है तो वो गिरवा के कारण होता है। और आपका जो फीमोरेल है वो क्या होता है, तो जब टांग वाला हेमरेज होता है तो उसे कहा जाता है फीमोरल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आपका तीनों कंफ्यूजन हो गया होगा दूर, 18वां का आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। अब चलिए देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, धमनीय हेमरेज भुजा पर होने की स्थिति में उसको दबाव बिंदु होते हैं। यानी कि भुजा पर होने पर जो हेमरेज होता है उसे आप क्या बात करेंगे, क्या कहेंगे दबाव बिंदु। ऑप्शन है ब्रेकियल, बी ऑप्शन है सबक्यूलियन, सबक्लेवियन, सी ऑप्शन होता है चेहरा, डी ऑप्शन होता है गिरवा। फटाफट से आप इसका राइट आंसर बताइए कि आपकी भुजा पर होने वाला जो दबाव होता है उसका कारण कौन होता है, दबाव बिंदु कौन होता है। तो आप क्या बताओगे, आपको बताना होगा ब्रेकियल होता है। ब्रेकियल क्या होता है, भुजा जहाँ होता है मतलब जहाँ हेमरेज होता है वो भुजा पर होने वाला होता है। चेहरे की बात करें तो चेहरे के जो नीचे के भाग होता है वह चेहरा दबाव बिंदु होता है। और गिरवा का हमने बताया था अभी आगे कि सिर और गर्दन पर जो हेमरेज होता है वो गिरवा का होता है दबाव बिंदु। और जो आपका सबक्यूलिन होता है वो कंधे के जो भाग पर जो होता है हेमरेज वो आपका होता है सबक्यूलिन होता है। तो 19 का आपका पूछा गया था तो आपको 19 का बताना था, ब्रेकियल बताना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 19 से 20 क्वेश्चन आपके पास है। आप देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि सिर या गर्दन में हेमोरेज होने पर दबाव बिंदु होता है। ऑप्शन ये है क्लेविकल के 2 इंच ऊपर, रीढ़ के पास, गर्दन के बाजू में, बी ऑप्शन होता है कर्ण के द्वारा 1 इंच सामने, सी ऑप्शन होता है जबड़े की सांधी के 1 इंच सामने, डी ऑप्शन होता है पहली पसली के पास तथा क्लेविकल के केंद्र के पीछे। चलिए बताइए कि सिर और गर्दन के हेमरेज होने का दबाव बिंदु कौन सा होता है। तो सिर और गर्दन के आपने देखा था ना आगे क्वेश्चन, तो वो क्या था, दबाव बिंदु गिरवा था। ठीक है, तो गिरवा था तो ये कहाँ होता है, ये होता है आपके सिर और गर्दन में होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि क्यूकल के 2 इंच ऊपर, रीढ़ के पास, गर्दन के बाजू में होने वाला ये हेमरेज होता है। तो आपका 20 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हम बी और सी और डी के बारे में बता देते हैं। जो यहाँ पे लिखा है बी वाला यानी कि कर्ण द्वार के 1 इंच सामने, ये क्या होता है, तो आपके जो कनपटी पे जो दबाव बिंदु होता है तो चेहरे के जो ऊपर भाग में हेमरेज होता है वो कर्ण के द्वारा इंच के सामने होता है। और आपका जो जबड़े की संधि के 1 इंच सामने होता है वो किसके द्वारा होता है, यानी कि जो यहाँ दबाव बिंदु होता है। तो आपको बताना है जो आपके चेहरे के जो फेस होता है, फेस के नीचे जो हेमरेज होता है यानी कि चेहरा का जो दबाव बिंदु होता है वो होता है जबड़े के संधि के 1 नीचे सामने। आपका जो डी ऑप्शन में लिखा पहली पसली के पास तथा क्लेविकल केंद्र के पीछे, ये कहाँ पे होता है दबाव, तो आपको बताना है जो आपके कंधे के भाग में हेमरेज होता है यानी कि सब क्लेविन जो होता है दबाव बिंदु वो हफ्ता होता है पहली पसली के पास तथा क्लेविकल केंद्र के पीछे। तो आपका चारों ऑप्शन सही मतलब करेक्ट पता चल गया होगा। 20 का आपको बताना था तो आपका 20 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, जिसका दबाव बिंदु क्या होता है, गिरवा होता है यानी कि सिर और गर्दन पे जो हेमरेज होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सब क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके पास यहाँ पे उत्तरमाला है, आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी चलिए एक नई ऊर्जा और एनर्जी के साथ मैं अगला सेशन शुरुआत करती हूँ। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो रहेंगे पाचन तंत्र यानी कि डाइजेशन सिस्टम से क्वेश्चन रहेंगे। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वैसा तंत्र जो भोजन का अवशोषण कर उसे रक्त कोषों के लिए उपयोगी बनाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है पाचन तंत्र, ऑप्शन बी है श्वसन तंत्र, ऑप्शन सी है रक्त परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन डी है कोई नहीं। आपको बताना है कि जो वैसा तंत्र हो यानी कि इन तंत्रों में से, जैसे पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, इन तंत्रों में से जो आपका भोजन होता है उसका अवशोषण होता है और उसको जो भी आपके रक्त होते हैं वहाँ पे रक्त की जो कोशिकाएं होती हैं वहाँ पे ले जाकर उसको उपयोगी बनाता है। तो इन तीनों ऑप्शन में से कौन काम करता है? वैसे भी जाहिर सी बात है कौन काम करेगा, पाचन तंत्र करेगा, क्योंकि पाचन का काम ही होता है कि जो भी आपने न्यूट्रिशन खाया है उसका पाचन करना। ठीक है, यानी कि उसका अवशोषण करना जो का करे आपके रक्त कोशिकाओं तक पहुंचकर उसको उपयोगी बनाए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला का ए ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन कि मम्स में फूल जाती हैं। ऑप्शन ए है लार ग्रंथियां, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है तिल्ली, ऑप्शन डी है कोई नहीं। आपको बताना है कि मम्स में फूल जाती है। देखिए जो आपका मम्स ये लिखा हुआ, मम्स क्या होता है, एक प्रकार का रोग होता है जो क्या हो जाता है, लाल लाल जो ग्रंथियां होती हैं इसमें फूल जाती हैं। अब लाल ग्रंथियां क्या
होती हैं? तो लाल ग्रंथियाँ क्या होती हैं? ये आपके भोजन को पचाने के लिए काम करती हैं, ठीक है। तो लाल ग्रंथियों का काम क्या होता है? यह भोजन को पचाती है। यह जो आपके मुख होता है, मुख में आपकी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। मुख में कितनी ग्रंथियाँ होती हैं? आपको बताना है 3 जोड़े होते हैं। आपके कान के सामने होते हैं, जबड़े में होते हैं और जबड़े के नीचे होते हैं, जीभ के नीचे होते हैं, यहाँ पे आपके पाए जाती हैं। चलिए, आपका दूसरा कब पूछा गया था? मम्स में फूल जाती है, तो क्या फूल जाती है? लाल ग्रंथियाँ आपकी फूल जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा का आपका ए ऑप्शन सही मिल जाता है। आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि लार में रहता है। आपसे क्वेश्चन बहुत बार बहुत एग्जामों में पूछा गया है कि लार में रहता है। ऑप्शन ये है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है टायरिन, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है कोई नहीं। आपको बताना है कि लार में रहता है, इन 4 ऑप्शन में से क्या रहता है? आपको बताना है लार में टायलिन एंजाइम होता है, जो क्या करता है, जो भी आपके स्टार्च खाए हैं यानी कि पका हुआ जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में बदलता है, ठीक है। यानी कि जो डाइजेशन करता है एंजाइम होता है आपका टायलिन, कहाँ में होता है? लार में, यानी कि आपके मुख में लार में पाया जाता है। तो हमारा तीसरा का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दांत से संबंधित क्वेश्चन ये कहता है कि 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों के अस्थायी दांतों की संख्या होती है, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तो उनकी जो दांतें होती हैं अस्थायी वाली होती हैं। अब बताइए कि अस्थायी दांतों की जो संख्या होती है कितनी होती हैं, आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 20, बी ऑप्शन में है 32, सी ऑप्शन में है 10, डी ऑप्शन में है 28। चलिए बताइए अस्थायी दांतों की जो संख्या होती हैं कितनी होती हैं, आपको बताना है। आप शुरू से पढ़ते आए हैं ना, कितनी होती हैं? 20 होती हैं। अगर बताएं अस्थायी दांतों के तो आप कितने बताओगे? 32 बताओगे। चलिए आपको यहाँ पे पता चल गया, अस्थायी की बात करें तो होता है 32 और अस्थायी दांतों की संख्या बात करें तो कितना होता है? बताना होगा 20 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, अभी मैं आगे बताऊंगी कि दांत कितने प्रकार के, अभी क्वेश्चन आपसे आएगा वो पूछेगा, ठीक है। पूछा हमने, देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है कि 12 वर्ष की आयु तक अस्थायी दांतों की संख्या होती है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थायी दांतों की संख्या तभी होता बताना, वही बताना, और 12 वर्ष की आयु में जो दांतों की संख्या होती है तब भी आप वही बताना। ऑप्शन ये है 20, बी ऑप्शन में है 32, सी ऑप्शन में 42, डी ऑप्शन में है 46। तो आप कितना बताओगे? अस्थायी दांतों की संख्या 32 बताओगे, ठीक है, क्योंकि 32 क्या होती है? अस्थायी दांतों की संख्या होती है। और अस्थायी कितनी होती है? 20 होती है। तो 15 का 5 का हमें मिल गया, बी ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अभी हमने कहा था ना कि दांतों के प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, वयस्कों में दांतों के नाम में कौन सही है, ठीक है, यानी कि वयस्क में कितने प्रकार के जो दांत होते हैं कौन से ऑप्शन में सही है। ऑप्शन ये है 2 कृंतक, 1 रदनक, 2 अग्रचर्वक तथा 3 ग्राम अड़वक। बी ऑप्शन में है 2 कृंतक, 1 रदनक तथा 2 ग्राम अड़वक। अड़वक को ही आप चढ़वक कह सकते हो, कह सकते नहीं, चढ़वक कहा जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन में है 2 कृंतक, 1 रदनक, 3 अग्रचर्वक और 2 ग्राम अड़वक। डी ऑप्शन में है 2 कृंतक, 2 रदनक और 2 ग्राम अड़वक। तो जो वयस्क होते हैं उनके जो दांतों के नाम होते हैं, 2 होते हैं कृंतक, 1 होता है रदनक और 2 होता है अग्रचर्वक और 3 ग्राम होता है आपका अड़वक। अड़वक को क्या कहा जाता है? चढ़वक कहा जाता है। यानी कि जो आपका कृंतक लिखा है, कृंतक को ही कहा जाता है छेदक कहे या फिर क्या कहें, इंसिजर कहें। तो आपके पास 2 होते हैं। रदनक को ही कहा जाता है केनाइन कहा जाता है। एक केनाइन होता है जो फाड़ने का काम करते हैं, फाड़ने वाले दांत होते हैं, और 2 होते हैं अग्रचर्वक होते हैं, यानी कि आपको जो इंग्लिश में कहा जाता है प्रीमोलर, ठीक है। उसके बाद में जो 3 ग्राम अड़वक लिखा है, तो 3 ग्राम अड़वक आप क्या कहते हो? उसको चढ़वक कहा जाता है, यानी कि मोलर जो चबाने का काम करते हैं। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपको बताना है। तो आप वैसे ऑप्शन में पढ़ के ही जान के होगा, आपको बताना पड़ेगा कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, किसी और के पास शेयर करिएगा। शेयर करेंगे तो बच्चे को, दूसरे को लाभ जरूर मिलेगा। चलिए देखिए 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि वैसे पेशी नली जो ग्रसनी से प्रारंभ होकर उदर पट से होती है, आमाशय तक जाती है तथा जिसके किनारे शिश्नमुख झिल्ली के बने होते हैं वह कहलाते हैं। ऑप्शन ये है छोटी आंत, बी ऑप्शन होता है ग्रीसका, सी ऑप्शन होता है बड़ी आंत, डी ऑप्शन होता है अग्नाशय। चलिए बताइए 7वां का राइट आंसर बताएंगे तो आप क्या बताएंगे, फटाफट से बताइए। तो क्या होता है, जो वैसी पेशीय नली जो ग्रसनी से बाहर होकर आपके उदर से पेट, उदर मतलब उदर यंत्रों की पेट से होती है और आमाशय तक पहुंचती है, जिसके किनारे शिश्नमुख झिल्ली के बने होते हैं वो कहलाते हैं आपके ग्रीसका कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा 7वां का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैं चुनती हूँ उसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि छोटी आंत की लंबाई होती है, ऑप्शन ये है 6 मीटर, बी ऑप्शन होता है 10 मीटर, सी ऑप्शन होता है 2 मीटर, डी ऑप्शन होता है 20 मीटर
मीटर। चलिए बताइए छोटी आंत की लगभग लंबाई कितनी होती है। आपको बताना है तो आप बताना यही कि छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो होती है 6 मीटर तक होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 मीटर आपको पता हो गया छोटी आंत की लंबाई। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन है छोटी आंत के भाग नहीं है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि छोटी आंत के भाग नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि छोटी आंत के भाग नहीं है। आपकी एक भाग ऐसा है जो आपका नहीं है, बाकी 3 भाग होते हैं। ऑप्शन ये है डियोडिनम, बी ऑप्शन होता है जियोजिनम, सी ऑप्शन होता है इलियम, डी ऑप्शन होता है तिल्ली। तो छोटी आंत के जो भाग नहीं होता है वो कौन सा होता है आपका, तिल्ली नहीं होता है। यानी कि हमारा 9th का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होता है, क्योंकि छोटी आंत के जो भाग होते हैं उसे कहा जाता है डियोडिनम, दूसरे को कहा जाता है आपका जियोजिनम, तीसरे को कहा जाता है इलियम कहा जाता है। ठीक है, जो ये क्या होते हैं, ये आपके छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। अगर मैं भी बताना 3 परत होते हैं, भाग की बात करें तो 3 भाग बताना, डियोडिनम, जियोजिनम, इलियम। ठीक है, और भित्ति की बात करें यानी कि परत की बात करें तो आपको बताना है बाहरी पेरिटोनियम परत, दूसरा होता है पेशीय मध्य परत, तीसरा होता है सिलिस्मिक झिल्ली की परत होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका यहाँ पे सब कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। 9th के बाद अब देखिए आपके पास है 10 नंबर का क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बड़ी आंत की लंबाई होती है, छोटी आंत की नहीं पूछी गई है। ऑप्शन ये है 1.6 मीटर, बी ऑप्शन होता है 4.8 मीटर, सी ऑप्शन होता है 6.1 मीटर, डी ऑप्शन होता है 10 मीटर। चलिए बताइए कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। छोटी आंत का आपने जाना कि 6 मीटर होती है। ठीक है, और उसके बाद में 2.5 सेंटीमीटर घिरे यह एक लंबी नली होती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बड़ी आंत पूछा गया है तो बड़ी आंत का बताएंगे 1.6 मीटर होती है, जो क्या होती है 6.0 सेंटीमीटर तक ये घिरी होती है। ठीक है, यानी 6.2 सेंटीमीटर तक घिरी होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बड़ी आंत की लंबाई आपसे पूछा गया था। देखो आपने छोटी आंत में आपने देखा 3 भाग हमने बताया था और 3 परत बताया था। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ बड़ी आंत की परत के बारे में। बड़ी आंत की कितनी परत होती है, बड़ी आंत की जो परत होती है वो भी 3 होती है। पहला होता है आपका अंधनाल होता है, जिसे कहा जाता है सीकम कहा जाता है, दूसरा होता है कोलन, तीसरा होता है मलाशय होता है। तो 3 प्रकार के क्या होते हैं आपके परत होते हैं। ठीक है, चलिए आपका यहाँ पे लंबाई पूछा गया था। लंबाई अभी देखो आगे क्वेश्चन वो करोगे, अभी क्वेश्चन आएगा आपके पास। आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने है 11वां नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि पेडिंग्स लगा होता है। ऑप्शन ये है छोटी आंत में, ऑप्शन बी है बड़ी आंत में, बड़ी आंत के सीकम में, सी ऑप्शन होता है बड़ी आंत के कोलन में, डी ऑप्शन होता है छोटी आंत के डियोडेनम में। आपको बताना है कि एपेडिंग्स लगा होता है। देखो जो आपका एपेडिंग्स है ना, उसको आप क्या करो, छोटी आंत में तो पाया नहीं जाता, इसलिए आप इसको काट ही दो। अब आपको बी और सी में चुनना है। तो जो आपका एपेडिंग्स होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो सीकम में पाया जाता है, वो भी बड़ी आंत में। बड़ी आंत के 3 परत होते हैं, हमने आपको बताया है अंधनाल और सीकम जिसे कहा जाता है, कोलन और आपका होता है मलाशय होता है। तो आपका ये सीकम में पाया जाता है। जो क्या होता है, ये आपके सीकम में एक कीड़े की तरह क्या होता है, चिपका होता है। यानी कि जो आपका अंधनाल होता है या सीकम की नीचे की ओर एक कीड़े की तरह आपका एपेडिंग्स लगा होता है। तो आपका 11वां का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है, जो आपके बड़ी आंत की परत में पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 12वां नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, कहता है कि वैसी ग्रंथि जिसका आहार मछली नुमा होता है, सिर ड्यूडेनम की गोलाई में तथा पूंछ तिल्ली को छूती है और अमाशय के पीछे होता है, कहलाता है। ऑप्शन ये है अग्नाशय, बी ऑप्शन होता है यकृत, सी ऑप्शन होता है पित्ताशय, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। 12वां नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आप क्या बताओगे, वो अग्नाशय होता है। ठीक है, वैसी ग्रंथि जिसका आकार मछलीनुमा होता है, सिर ड्यूडेनम की गोलाई में तथा पूंछ तिल्ली को छूती है और अमाशय के पीछे होता है, वो होता है आपका अग्नाशय होता है। 12वां का आपका ए ऑप्शन हमें करेक्ट मिलता है। 12वां के बाद 13वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका भार 1.5 किलोग्राम तथा कोमल लाल होता है, जो अमाशय के ऊपरी भाग दाईं तरफ उदर पट के नीचे होता है, कहलाता है। आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे ऑप्शन देखिए अग्नाशय, बी ऑप्शन होता है यकृत, सी ऑप्शन होता है पित्ताशय, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। आपको बताना होगा वो यकृत होता है। ठीक है, आपका 13वां का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हमें राइट मिल जाता है। चलिए देखिए अब देखिए क्वेश्चन 14वां नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है, कहता है कि भाले के समान लगभग 8 सेंटीमीटर पेशीय थैला जो यकृत के नीचे जुड़ा होता है, कहा जाता है। आपको बताना है वो क्या होता है, पित्ताशय होता है, बी ऑप्शन अग्नाशय होता है, सी ऑप्शन विली होता है, डी ऑप्शन कोई नहीं। चलिए बताइए आप इसका राइट आंसर बताएंगे तो आप क्या बताएंगे, फटाफट से क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आपसे पूछा गया है। चलिए आप बताएंगे 14वां का राइट आंसर, तो क्या बताएंगे, आप यही बताना वो होता है आपका पित्ताशय होता है। पित्ताशय क्या होता है, एक
भाले के आकार लगभग कितना होता है 8 सेंटीमीटर तक के फैला होता है, जो क्या होता है आपके जो यकृत होता है उसके नीचे जुड़ा होता है। ठीक है, जो क्या करता है या वाहिनियों के द्वारा ड्यूडेनम और यकृत के साथ आपका जुड़ा होता है। ठीक है, आपसे यहाँ पे ड्यूडेनम के साथ लिखा रहा है, यकृत के साथ, ये दोनों के साथ क्या करता है आपका पित्ताशय जुड़ा होता है। पित्ताशय की वजह से बहुत काम होता है, यह चर्बी के पाचन के लिए आवश्यक होता है, आंतों में आपके जो पेरिस्टल्स का उत्तेजित करता है। ठीक है, इसका बहुत काम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां का आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं, देखिए 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन ये कहता है कि वैसा एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है तथा लार में रहता है। ऑप्शन ये है पेप्सिन होता है, बी ऑप्शन होता है टाइलिन, सी ऑप्शन होता है रेनिन, डी ऑप्शन होता है लाइपेज। आप बताएंगे तो आप क्या बताएंगे, फटाफट से आप बताओ। राइट आंसर 15वां का है, तो आप क्या बताएंगे। हमें आशा है कि आपने सुना होगा टाइलिन, क्योंकि आपके लार में पाया जाने वाला क्या होता है, टाइलिन एक एंजाइम होता है जो आपके क्या करता है, माल्टोज को पचाता है, यानी कि स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। तो 15वां का हमें बी ऑप्शन सही मिल जाता है। जो आपका पेप्सिन नहीं है, पेप्सिन क्या होता है आपके आमाशय में पाया जाता है, जो क्या करता है आपके प्रोटीन को पेप्टेन में बदलता है। ठीक है, इनके प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है आपका हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो, लेकिन जो एंजाइम होता है वो होता है पेप्सिन एंजाइम। अब यहाँ पे हम रेनिन की बात करते हैं, इसको मैं मिटा देती हूँ फिर आपको बताती हूँ। जो आपका रेनिन होता है यह आमाशय का एक रस होता है, ये भी आपका होता है। ठीक है, जो आमाशय का रस होता है, लेकिन आपकी जो दूध होता है, दूध में जो कैसिनोज का प्रोटीन होता है, यानी कि जो कैसिन होता है उसको पचाने का काम करता है रेनिन। जो बच्चे होते हैं, बच्चे में यह बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, बच्चे में पाचन के लिए बहुत ज़्यादा ये एंजाइम होता है। अब यहाँ पे देखिए लाइपेज है, लाइपेज जो आपका एंजाइम होता है वो क्या होता है, आपको इसको मैं होमवर्क देती हूँ, आपको बताना है कि लाइपेज एंजाइम का काम क्या होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के। पेप्सिन के बारे में पता हो गया आपका, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का काम करता है। टाइलिन क्या करता है, ये आपके लार में पाया जाता है, लेकिन आपको जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में बदलने का काम करता है। रेनिन तो आपको क्या होता है, दूध में पाए जाने कैसिन, कैसिन का क्या करता है, पाचन करता है। ठीक है, जो आपके एमाइसर रस में पाया जाता है रेनिन क्या होता है, एक एंजाइम होता है। आपका तीनों ऑप्शन क्लियर होगा, आपको लाइपेज के बारे में बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको होमवर्क देती हूँ। चलिए देखिए 15 के बाद आप 16 क्वेश्चन देखिए। 16 क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, क्वेश्चन ये 16वां नंबर का क्वेश्चन है आपसे। क्वेश्चन ने पूछा कि दूध के कैसिनोजन को कौन कैसिन में बदलता है, यानी कि दूध में पाया जाने वाला कैसिन है, कैसिनोजन में बदलने का जो काम करता है कौन सा एंजाइम करता है। ऑप्शन ये है रेनिन, बी ऑप्शन है पेप्सिन, सी ऑप्शन है माल्टोज, डी ऑप्शन है इरेप्सिन। चलो हमने इरेप्सिन अभी नहीं पता, हम आपको बताते हैं इरेप्सिन, लेकिन पहले 16वां का राइट आंसर बताइए। देखो जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा, यानी कि रेनिन होगा। यानी दूध के कैसिनोजन को पचाने वाला जो एंजाइम होता है वो रेनिन होता है। रेनिन क्या होता है, कैसिन में बदलता है। तो आपका 16वां का हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर सही हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए पेप्सिन लिखा है, पेप्सिन क्या होता है, अभी हमने बताया आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें क्या होता है, उपस्थित जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का काम करता है पेप्सिन करता है। आपका जो माल्टोज होता है, माल्टोज आपके जो आंत्ररसीय होता है उसमें पाया जाता है। माल्टोज का काम होता है जो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, माल्टोज एंजाइम होता है। और जो आपका इरिप्सिन होता है ये भी आपके आंतरिक रस होता है, लेकिन जो पेप्टोन्स होता है, पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में बदलने का काम करता है आपका इरिप्सिन करता है। तो आपका यहाँ पे चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। 16वां का बी ओ ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। 16वां के बाद 17वां क्वेश्चन देखिए। आप देखिए कौन क्वेश्चन क्या है, कौन चीनी को ग्लूकोज में बदलता है, चीनी को ग्लूकोज में कौन बदलता है। ऑप्शन ये है इरिप्सिन, बी ऑप्शन है लाइपेज, सी ऑप्शन होता है इन्वर्टेज, डी ऑप्शन होता है रेनिन। रेनिन तो आपका होगा नहीं, क्योंकि आपने रेनिन तो 2-3 बार आपने क्वेश्चन देख लिया। अब चलिए बताइए, आप तीनों ऑप्शन में आप बताएंगे तो आप क्या बताएंगे, फटाफट से आप इसका राइट आंसर बताइए। देखिए जो आपका चीनी और ग्लूकोज में बदलता है वो कौन होता है, वो होता है आपका इन्वर्टेज होता है। इरप्शन के बारे में आपने जान लिया है, इरप्शन क्या होता है, ये आपके एमिनो एसिड में बदलता है, यानी कि पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में बदलने का काम करता है इरप्सिन। और आपका जो सी वाला ऑप्शन है यानी कि इन्वर्टेज जो आपका होता है वो आपका क्या करता है, वो करता है आपके चीनी और ग्लूकोज में बदलता है। तो 17वां का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हमें राइट मिल जाता है। 18वां देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, कहता है कि पित्त की सहायता से चर्बी को वसीय अम्ल और ग्लिसरीन में बदलता है, कौन करता है। अब 18वां को आपको बताना है, फटाफट से बताइए, लेकिन मैं इसका ऑप्शन पढ़ के बताती हूँ। ऑप्शन ये है लाइपेज, बी ऑप्शन होता है इरिप्सिन, सी ऑप्शन होता है रेनिन, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। चलिए बताइए फटाफट से, आपके पास क्वेश्चन है 18 नंबर का। आप ऐसे अगर आप बताएंगे तो क्या बताएंगे, आपका जो लाइपेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरीन में बदलने का काम करता है, यानी कि फैटी एसिड को पचाने का काम करता है आपका लाइपेज। लेकिन जो वसीय अम्ल होता है और ग्लिसरीन में 3 प्रकार के, देखो फैट देखो जो पढ़ते हो, प्रोटीन पढ़ते हो, कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हो, ये सब अपने हुबहू शकल में नहीं पचते हैं। जिससे आपका प्रोटीन होगा ये एमिनो एसिड में टूटता है, कार्बोहाइड्रेट होगा ये ग्लूकोज में टूटता है। वैसे ही आपका जो वसीय अम्ल जो आपका फैटी एसिड होता है वो वसीय अम्ल और 3 जो आपके ग्लिसरॉल होते हैं उसमें टूटते हैं। अब आपको बताना है कि 3 ग्लिसरॉल कौन से होते हैं। तो आपके पास जो 3 ग्लिसरॉल है और वसीय
चावल उसको पचाने का जो काम करता है वो कौन होता है, लाइपेज एंजाइम होता है। 18 का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हमें राइट मिल जाता है। बाकी रेनिन और इरिप्सिन के बारे में आपने पता ही कर लिया है। आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि पके तथा कच्चे स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ऑप्शन ये है एमाइलेज, बी ऑप्शन है इरिप्सिन, सी ऑप्शन है रेनिन, डी ऑप्शन है कोई नहीं। रेनिन के बारे में आपने अभी देखा, इरिप्सिन के बारे में आपने देखा, कोई नहीं तो होगा नहीं। आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, वैसे भी आप जानते हैं इमाइलाइज हो जाए, यानी कि जो पके होते हैं और पका कच्चे स्टार्च होते हैं उसमें माल्टोज को जो बदलने का काम करता है वो कौन होता है आपका, वो होता है एमाइलाइज होता है। यानी कि जो पित्त की सहायता से जो चर्बी में फैटी एसिड होता है और उसको ग्लिसरॉल में बदलने का जो काम करता है वो आपका करता है एमाइलाइज करता है। ये कहाँ पे आ जाता है, आपका जो अग्नाशय अंग होता है, अग्नाशय रस में आपका ये पाया जाता है। एक प्रकार का एक एंजाइम होता है आपका एमाइलेज। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हमें राइट मिल जाता है। अब 20 वाला क्वेश्चन देखिए। 20 क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास है HCl की उपस्थिति में प्रोटीन को पेप्टेन में बदलता है। ऑप्शन ये है एमाइलेज, बी ऑप्शन है पेप्सिन, सी ऑप्शन है टाइलिन, डी ऑप्शन है रेनिन। चलिए बताइए कि 20 का राइट आंसर होगा तो क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि जो आपका पेप्सिन होता है वो हाइड्रोक्लोरिक, यानी कि HCl को क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। उसमें जो उपस्थित प्रोटीन होते हैं उसको पेप्टेन में बदलने का जो काम करता है वो करता है पेप्सिन एंजाइम करता है। टाइलिन तो जाने को आपके मुंह में पाया जाता है, जो क्या करता है आपके स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। रेनिन का काम क्या होता है, जो दूध में केसिनोज होता है उसको केसिन में परिवर्तित करता है, आपका रेनिन एंजाइम करता है। चलिए 20 का आपका राइट आंसर हो गया होगा, बी ऑप्शन हमें राइट मिल जाता है। 20 के बाद अब 21 क्वेश्चन देखिए। अब क्या कहता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन में आमाशय, बी ऑप्शन में बड़ी आंत में, सी ऑप्शन में छोटी आंत में, डी ऑप्शन में मुंह में। आप बताओ कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है। आप बहुत दिन से पढ़ते आए कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, आपको बताना है। आपको बताओगे क्या, वो होता है छोटी आंत में होता है। ठीक है, 21 का हमें राइट आंसर मिला है छोटी आंत में। देखो अधिकांश पूछा गया है, मतलब ये नहीं पूछा कि शुरुआत कहाँ से, शुरुआत तो ऐसे आपके मुंह से ही होने वाला लगता है, लेकिन यहाँ पे आपके ऑप्शन के हिसाब से होगा कार्बोहाइड्रेट को जो अधिकांश पाचन होता है वो आपका होता है छोटी आंत में। अधिकांश भाग की यहाँ पे बात हुई है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आपका आयोग यही माना था कि कार्बोहाइड्रेट को ऐसे तो पाचन से मुंह से ही होने लगता है आपके। देखो हमने अभी बताया था ना कि टाइलिन में क्या होता है, टाइलिन आपके मुंह में पाया जाता है। जो आपके माल्टोज होता है, माल्टोज क्या होता है, आपके कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है। लेकिन यहाँ पे जो आयोग ने माना था इस क्वेश्चन को छोटी आंत में माना था। क्यों छोटी आंत को माना था, क्योंकि जो आपका कार्बोहाइड्रेट का अधिकांश भाग होता है वो कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका प्रोटीन हो गया और आपका चर्बी हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके अधिकांश भाग छोटी आंत में पचते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर मिल जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्या कहता है कि पेरिटोनियम के कार्य नहीं है। ऑप्शन ये है रक्त के अंगों तक पहुंचाना, बी ऑप्शन है अंगों को गर्म रखना, सी ऑप्शन है अंगों को अपने स्थान पर रखना, डी ऑप्शन होता है चीनी को ग्लूकोज में बदलना। अब बताएंगे क्या बताएंगे। 22 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना होगा चीनी को ग्लूकोज में बदलने का काम होता है, पेरिटोनियम के कारण नहीं होता है। ठीक है, आपको नहीं बताना था। बाकी रक्त के अंगों का पहुंचाना, अंगों को गर्म रखना, अंगों को अपने स्थान पर रखना, ये सब काम होता है। चीनी को ग्लूकोज में बदलने का काम कौन एंजाइम करता है, आपको बताना है, क्योंकि हमने आपको बताया वो कौन होता है, इन्वर्टेज होता है। ठीक है, इन्वर्टेज एंजाइम होता है जो आपके आंतरिक रस में पाया जाता है, जो चीनी को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। लेकिन जो आपका पेरिटोनियम का कार्य होता है वो रक्त के अंगों को पहुंचाना होता है, अंगों को गर्म रखना होता है, अंगों को अपने स्थान पर रखना होता है। ये सब आपके पेरिटोनियम के कार्य होते हैं। तो आपका पेरिटोनियम के बारे में पता चल गया कि आपका इसका राइट आंसर होगा 22 का डी ऑप्शन इज द राइट, क्योंकि पेरिटोनियम का काम होता है, नहीं काम होता है कि चीनी को ग्लूकोज में बदले। चलिए देखिए, ठीक है, चीनी को ग्लूकोज में ही तो लिखा था, हाँ चीनी को ग्लूकोज में बदलना। अब देखिए 30 आपके पास 23 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि प्रोटीनियम की वैशिष्टता है जो पंखे की समान होती है, आंतों के अपने स्थान पर रखती है। ऑप्शन ये है मसेंट्री कहलाती है, ऑप्शन बी है ओमेंटम कहलाती है, ऑप्शन सी है लेस्का कहलाती है, ऑप्शन डी कोई नहीं है। चलिए 23 का आपको राइट आंसर देना है। आप देंगे तो क्या देंगे, पहले बताइए कि क्या होता है प्रोटीनियम के बारे में। तो प्रोटीनियम क्या होता है, एक प्रकार का सीरम होता है, झिल्ली होता है, जो आपकी उदरीय गुहिका होता है उसके भित्ति के किनारे पर रहती है। ठीक है, यानी कि अधिकांश अंगों को यह ढकती है। यह एक प्रकार की पतली होती है, चमकदार होती है, कोमल होती है, ठीक है, चिकनाहट वाली होती है। ठीक है, क्या कहते हैं सीरम तरल बनाती है। इसके बहुत सारे भाग होते हैं। ठीक है, बहुत सारे भाग में क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है आपके मसेंट्री कहलाते हैं और दूसरा होता है आपका ओमेंटम कहलाते हैं। यहाँ पे पूछा गया आपसे कि पेरिटोनियम की वैशिष्टता जो पंखे के समान होती है और आंतों के अपने स्थान पर रखती है, ये आपसे पूछा गया था। तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि आपका मसेंट्री कहलाती है। ठीक है,
अगर आपसे पूछा यहीं पे जाता कि कितने भाग होते हैं तो आपका होगा मसेंट्री और आपके बताना होगा ओमेंटम बताना हो। ये आपकी लसिका और आपके कोई नहीं, आपका कोई नहीं होता है। मस्त देखो, आपका जो पेरिटोनियम होता है उसका जो कार्य होता है ये होता है अंगों को गर्म रखना, रक्त को अपने जो आपका खून है वो अंगों तक पहुंचाना, और जो लसिका ग्रंथि होते हैं उसको संक्रमण से लड़ना करता है, अपने अंगों जो अभी अंग होते हैं उनको अपने स्थान पर रखना। ठीक है, ये सब काम जो होता है आपके पेरिटोनियम का काम होता है, जो क्या होता है एक सीरम और झिल्ली होती है। ठीक है, चलिए 23 का राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, हमें करेक्ट मिल जाता है। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24, भोजन का चयापचय कितनी अवस्थाओं में संपन्न होता है। ऑप्शन ये है 2, बी ऑप्शन हो 3, सी ऑप्शन हो 4, डी ऑप्शन में है 5। चलिए बताइए भोजन का चयापचय कितनी अवस्थाओं में होता है। आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे वो 2 अवस्थाओं में होता है। आप फटाफट से बताएं कि जो भोजन का चयापचय होते हैं कितनी अवस्थाओं में होता है। आपने तो बताया कि 2 अवस्थाओं में। नाम अगर पूछा जाए तो कितना बताएंगे, आप बताएंगे एनाबोलिन और एक होता है केटाबोलिन। यानी कि एनाबोलिन को कहा जाता है उपपचय कहा जाता है, दूसरे को कहा जाता है केटाबोलिन यानी कि अपचय कहा जाता है। उपचय को कहा जाता है ये एक समस्त रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा जो आपका ग्लाइकोजन होता है, मांसपेशियां होती हैं, हार्मोन होता है, ऊतक होता है, आपके ब्लड हो गए, एंजाइम होंगे, इनका निर्माण आपका करता है उपापचय आपका करता है। लेकिन जो आपका दूसरा आपका होता है इसमें चयापचय की जो अवस्थाएं होती हैं आपके भोजन की, वो आपका होता है अपचय। ये क्या होता है एक रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो भी आपका भोज्य पदार्थ होता है उस भोज्य तत्वों का विभाजन करता है। ठीक है, अगर मैं उदाहरण बताऊं तो जो आपकी रासायनिक क्रिया होती हैं, जो आपको CO2 होता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट और आपका जल जो होगा यानी कि H2 होगा, उसको विभक्त करके यानी कि उसको बंटवारा करके ऊर्जा को प्रदान करना, ये आपका उपचय का काम होता है। ठीक है, तो आपका उपचय और अपचय यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे कैसे काम करता है। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है, फटाफट से आप कमेंट में बताइए कि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है और जल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, आपका 24 का यहाँ पे 2 आपका बताना था कि उपचय की कितने चयापचय के कितने अवस्थाएं होती हैं, तो 2 अवस्थाएं होती हैं, उपचय होता है एनाबोलिन और एक होता है कैटाबोलिन होता है। 24 के बाद 25 क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड विभक्त होकर ऊर्जा प्रदान करती है। ऑप्शन ये है कार्बोहाइड्रेट व H2O, बी ऑप्शन होता है कार्बन व हाइड्रोजन, सी ऑप्शन होता है कार्बोज व वसा, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। चलिए फटाफट से आप इसका राइट आंसर बताइए। आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे 25 का ए ऑप्शन यानी कि कार्बोहाइड्रेट यानी H2O यानी कि जल का जो सूत्र होता है, ये क्या होता है कार्बन डाई विभक्त होकर आपको ऊर्जा प्रदान करती है। तो हमारा 25 का ए ऑप्शन हमें सही मिल जाता है। ठीक है, जानो समझो सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का आंसर उत्तर माला दिया हुआ है, आप इसे मिलान कर सकते हैं, मैं इसका लिंक टेलीग्राम पे भेज दूंगी। चलिए अब फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। अभी तक आपने देखा अगला पार्ट से, अब यहाँ पे श्वसन तंत्र से आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि जिससे आप क्या करते हो रक्त और ऑक्सीजन पहुंचता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, यानी कि जो सांस लेने की प्रक्रिया होता है श्वसन तंत्र, वो आपका यहाँ पे पढ़ने वाले हो। चलिए बताइए श्वसन तंत्र के निम्नलिखित में से कौन गलत है, यानी कि एक ऑप्शन ऐसा है जो आपका गलत है, बाकी क्या होते हैं तीनों सही होते हैं। ऑप्शन ये है नाक, ग्रसनी, कंठ, बी ऑप्शन होता है श्वास नली, श्वसनीय फेफड़े, सी ऑप्शन होता है ए से भी, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। तो कोई नहीं तो आपका होगा नहीं, क्योंकि ये तो पार्ट होते हैं आपके श्वसन के तंत्र के। तो कौन कौन से होते हैं, नाक हो गया, ग्रसनी हो गई, कंठ हो गया, श्वसनली हो गया, श्वसनी हो गया, फेफड़े हो गए, ये सब क्या होते हैं श्वसन तंत्र के पार्ट होते हैं, यानी कि 5-6 प्रकार के पार्ट होते हैं। तो हमारा ए सभी हो जाता है, यानी कि आपका ए और बी दोनों हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका फर्स्ट का सी ऑप्शन सही मिला है। आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि ग्रसनी की लंबाई लगभग होती है। ऑप्शन ये है 13 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन होता है 65 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन होता है 26 सेंटीमीटर और के पास है डी ऑप्शन 39 सेंटीमीटर। चलिए बताइए कि जो ग्रसनी की लंबाई होती है लगभग वो कितनी होती है। आपको बताना है जो ग्रसनी की लंबाई होती है वो होती है 13 सेंटीमीटर तक की होती है। यह जो नली होती है आपकी, यह ऐसी पेशी बनी होती है जो श्लेष्मिक झिल्ली से ढकी होती है। आपकी जो नाक हो गया, मुख हो गया, कंठ होता है, इनके पीछे और जो ग्रीवा होता है उसकी वटरबी के सामने आपकी ये स्थित होती है। ठीक है, तो आपका ग्रसनी जो होती है कितना सेंटीमीटर, कितना अगर लंबाई पूछा जाए तो कितना बताओगे, आप बताओगे 13 सेंटीमीटर तक की ये लंबी नली होती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पत्ती नुमा उपस्थिति जो कि संदूक के ढक्कन के रूप में कार्य करती है तथा निगलने के समय भोजन या तरल को कंठ में जाने से रोकती है। ऑप्शन ये है एपिग्लोटिस, बी ऑप्शन होता है साइनस, सी ऑप्शन होता है घंटी, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। आप इसे बताएंगे तो क्या बताएंगे, तीसरा का यहाँ पे पूछा, आप बताओगे जो आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा वो होगा एपिग्लोटिस होता है। ठीक है, यानी एपिग्लोटिस क्या होता है, एक ऐसी पत्ती की आकार की उपस्थित होती है जो कि एक संदूक के ढक्कन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, यानी निगलने के समय जो भोजन का और तरल कंठ में पहुंचाने जाने से रोकती है। ठीक है, यानी कि जब भोजन करते हो, जब निगलते हो भोजन को, तो निगलने के समय या भोजन को तरल और कंठ में जाने से रोकती है आपका एपिग्लोटिस।
तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया होगा तीसरा का ए ऑप्शन हमें राइट मिल जाता है। चलिए तीसरा से बाद चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन कहता है कि वह स्थान जहाँ रक्त तथा वायु के बीच गैसों का विनिमय होता है। ऑप्शन ये है श्वसनीय, बी ऑप्शन होता है फेफड़े, सी ऑप्शन होता है श्वसन और डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। चलिए बताइए चौथा का राइट आंसर। तो आप क्या बताएंगे? फेफड़े होते हैं, यानी कि वह स्थान जहाँ रक्त और वायु के बीच गैसों का विनिमय होता है, आदान प्रदान, इधर उधर आना जाना होता है, वो आपका होता है फेफड़ों के द्वारा होता है। तो आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हमें राइट मिल जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फेफड़े के बाद अब आपके पास है क्वेश्चन अगला 5वां नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि वायु से रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना कहलाता है। ऑप्शन ये है बाह्य श्वसन, बी ऑप्शन होता है आंतरिक श्वसन, सी ऑप्शन होता है अधूरी श्वसन, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। आप क्या बताओगे? वो जो काम करता है बाह्य श्वसन का काम होता है कि वायु से रक्त में ऑक्सीजन का ग्रहण करना और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना श्वसन बाह्य श्वसन का काम होता है। तो 5वां का हमें ए ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है। 5वां के बाद 6वां क्वेश्चन देखिए। कहता है क्वेश्चन की ऑक्सीजन रक्त से शरीर के सभी भागों में कोशिका तक पहुंचना तथा कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को देना कहलाता है। ऑप्शन ये है बाह्य श्वसन, बी ऑप्शन होता है आंतरिक श्वसन, सी ऑप्शन होता है उत्सर्जन, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। आप बताओगे तो क्या बताइए? फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। तो ये आपका आंसर होगा आंतरिक श्वसन का काम होता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन रक्त के शरीर के सभी भागों में आपकी कोशिका तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को देना कहलाता है आंतरिक श्वसन। तो हमारा 6 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हमें राइट मिल जाता है। 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है कि श्वसन की क्रिया 1 मिनट में होती है। श्वसन की क्रिया 1 मिनट में कितनी होती है? ऑप्शन देखिए 72 बार, सी ऑप्शन होता, बी ऑप्शन होता है 18 बार, सी ऑप्शन होता है 50 बार, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। आपको बताना है, आप बताओगे कि 18 बार होता है। श्वसन की जो क्रिया होती है 1 मिनट में वो होती है 18 बार। 7 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हमें राइट मिल जाता है। 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है कि एस्फिक्सिया का कौन सा कारण गलत है। ऑप्शन ये है डूबना, बी ऑप्शन होता है दम घुटना, सी ऑप्शन होता है दौड़ना, डी ऑप्शन होता है बिजली का झटका। तो जो एस्फिक्सिया का कारण होता है वो सबसे ज़्यादा कारण माना जाता है दौड़ना वाला। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन हमें राइट मिल जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 9th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट से क्वेश्चन लास्ट में पहुंच गए हैं। जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तथा ऊतकों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उस स्थिति को कहते हैं। ऑप्शन ये है एस्फिक्सिया, बी ऑप्शन होता है लकवा, सी ऑप्शन होता है बेरी, डी ऑप्शन होता है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? लोहे से होता है। ठीक है, लोहे की कमी हो गई है, आपके पास बेरी है तो विटामिन बी के कमी से होने वाला एक बीमारी होता है। अब आपको लकवा और आपको यहाँ पे एस्फिक्सिया के बारे में बता दो। एस्फिक्सिया भी आपने क्वेश्चन देखा कि क्या होता है, जब दौड़ने का कारण बनता है वो होता है एस्फिक्सिया होता है। तो आपका 9th का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही मिल जाता है। यानी कि जब दौड़ते हो ना तो उसमें जब किसी कारण से फेफड़े तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और उतक ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, यानी कि जब दौड़ने की प्रक्रिया होती है तो वो होता है एस्फिक्सिया होता है। ठीक है, तो हमारा 9th का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हमें राइट मिल जाता है। 9th के बाद अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन। फांसी पर लटकना या गला घोटा जाना उदाहरण है। ऑप्शन ये है लकवा, बी ऑप्शन होता है एस्फिक्सिया, सी ऑप्शन होता है तृष्णा, डी ऑप्शन होता है कोई नहीं। आप क्या बताओगे? फांसी पर लटकना या घोटा जाना क्या होता है? देखिए ऑप्शन के हिसाब से एस्फिक्सिया के बारे में आपको देखो, अभी क्वेश्चन देखा था कि एस्फिक्सिया का कारण क्या होता है? दौड़ना होता है। तो दौड़ने में क्या होता है, यानी कि कोई भी ऐसा कारण हो जब किसी भी कारण से जो आपका फेफड़ा अंग है वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच जाती है और ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो उसी स्थिति को कहा जाता है एस्फिक्सिया। अब किसी भी कारण से ये सिस्टम हो तो वो आपका कहलाएगा एस्फिक्सिया। तो फांसी में भी आपका ये क्या होता है? एस्फिक्सिया का कारण माना जाता है। तो 10वां का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? ऊतक में ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाता है जिससे क्या हो जाता है? एस्फिक्सिया का कारण बन जाता है। तो आपका 10वां का बी ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सारे आपके क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, उत्तरमाला आपका यहाँ पे देख सकते हो। मैं अपनी क्लास यहीं पे म्यूट करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर जरा से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, दूसरों के साथ भी शेयर करना। जो मानव विकास की जो भी संरचनाएं होती हैं हमने ओवरऑल सबको बता दिया है, जैसे आपके उत्सर्जन तंत्र हो गए, आपका परिसंचरण तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, कोशिका हो गया, जितने सारे हड्डी हो गई, हमने आपको कवर कराने की कोशिश की। अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।